तो मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने हमको बहुत कुछ बताया कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था। तो जब उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ा तो एकदम से आंखें खुल गई, क्या वाह भाई वाह, क्या लिखा है। मैंने कहा दो ही लोग इंपॉर्टेंट है, एक कॉलोनियलिस्ट और दूसरा हमारे अपने नेशनलिस्ट। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पे अंग्रेजों को काउंटर करना नहीं है, मेन फोकस हमारा क्या है, मेन फोकस है कि भाई जो हमारा इशू है इसको सॉल्व किया जाए। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक है आपका रिलीजन, राइट है ना, एक है माइथोलॉजी और एक है हिस्ट्री, दो अलग अलग बातें। हेलो दोस्तों, तो वापस स्वागत है आपका संभव बैच में। ये सेकंड क्लास है एंशिएंट इंडिया की। और लास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट किए कि हाँ संभव है, राइट, सारे लोगों ने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा, राइट है ना। तो हाँ, तो अटेंडेंस कंटिन्यू रखनी है, हमको बात करते रहना है कि हाँ भाई कैसी चल रही पढ़ाई। तो जैसा भी चल रहा है, जो भी कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिया करो, राइट है ना, कि हाँ जो भी आपने किया क्लास के साथ, क्लास कंप्लीट हो गई है, साथ में नोट्स बना लिए हैं, पढ़ लिया है, ये सारी बातें जो है उसमें शेयर कर दिया करिए। प्लस जो है, जो लास्ट वीडियो है उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है मेन पेज से, चैनल के पेज से भी जाके आप कर सकते हैं, राइट है ना। तो चलिए, तो खैर बात शुरू करते हैं। दिस इज सेकंड चैप्टर ऑफ आर.एस. शर्मा, तो मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। अब ये कहानी थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको कि क्या है। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, राइट, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था अपने बारे में, बाकी आप मेरे बारे में ऐसा पढ़ सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं। दिस इज द टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहीं पे पॉज करके इसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर पाएंगे, वहां जाके आपको सारे अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे। दिस इज ऑफिशियल चैनल ऑफ पीडब्ल्यू। तो ना, तो एक मूवी आई थी मुगले आजम, राइट है ना। तो मुगले आजम में एक गाना है कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, है ना। तो क्या होता है उसमें जुगलबंदी होती है कि हाँ वो कुछ कहती हैं, फिर ये कुछ कहती हैं, फिर वो कुछ कहते हैं, फिर वो कुछ कहते हैं। तो आज ऐसी ही एक जुगलबंदी की हम लोग बात करने वाले हैं कि हिस्टोरियंस की जुगलबंदी, राइट है ना। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है, दिस इज मोर अबाउट कि हाँ भाई हिस्ट्री का डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट, जो इंडियन हिस्ट्री है या जो एंशिएंट इंडिया है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, स्पेशली फोकसिंग ऑन एंशिएंट इंडिया, कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, सब्जेक्ट कैसे बनाई है, राइट। जैसे फिलॉसफी चेंज होती रहती है, आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि हाँ सब्जेक्ट कैसे बना, एंशिएंट इंडिया है तो वो तो वही रहेगी, उसमें क्या ही जो है बदलाव आ रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि हर सब्जेक्ट में डिपेंड करता है कि उस जमाने की फिलॉसफी क्या है, उस फिलॉसफी के बेसिस पे। जैसे आप बहुत जब छोटे थे तो आपको क्या टॉफ़ी बहुत अच्छी लगती थी, चॉकलेट बहुत अच्छा लगा करती थी, राइट, आप कार्टून देखा करते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे आप बड़े होने लगे आपका टेस्ट चेंज होने लगा, फिर आप कार्टून छोड़ के कुछ और देखने लग गए, मूवीज़ देखने लग गए, आपको समझ में आने लग गई। जो टॉफ़ी वगैरह थी उसकी जगह शायद जो है बाकी स्नैक्स वगैरह ने या फास्ट फूड ने ले लिया, वो शायद आज आपको बहुत पसंद आ रहा हो। कुछ समय बाद आपको ये जो तरह की मूवीज़ आप देख रहे हैं इसमें इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा, कुछ और आप देखने लगेंगे। तो वैसे ही उस दौर में, उस ज़माने में क्या फिलॉसफी थी, उसके बेसिस पे सब्जेक्ट ग्रो करता है, राइट है ना, कि हाँ आप किस पर्सपेक्टिव से, किस नज़रिए से देखना चाह रहे हैं। जैसे जैनिज्म में एक बात कही गई है, अनेकांतवादा, राइट, अनेकांतवादा या फिर सप्तभंगी न्याय, जिसके कहने का मतलब ये है कि हर चीज को देखने का एक तरीका होता है, हर चीज को देखने का एक पर्सपेक्टिव होता है, और पर्सपेक्टिव डिफाइन करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है दो बच्चों में लड़ाई हो रही है ना, आपके घर में दो छोटे बच्चे लड़ रहे हैं, आप उनके पास जाओ, क्या हुआ, कैसे मेरी पेंसिल ले ली, आप कहेंगे हाँ बात सही कह रहा है, इसने पेंसिल ले ली, गलत किया, पेंसिल क्यों ले ली तुमने, कैसे मेरी रबड़ ले ली थी, राइट है ना। तो हाँ, तो जो है अब आप कहेंगे कि इसमें गलत कौन है, सही कौन है ना। तो हाँ, तो पर्सपेक्टिव अगर आप एक नज़र से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये जो कुछ कह रहा है ये भी ठीक है, दूसरी नज़र से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये जो कह रहा है ये भी ठीक है। फिर आप दोनों में डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, है ना, फिर जो भी फैसला करना है आप फैसला कर सकते हैं। तो फिलहाल तो पर्सपेक्टिव डिफाइन करता है कि हाँ एंशिएंट इंडिया में हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्या देखना चाहते हैं। अगेन, जैसे कि आप अपने पास्ट में अगर पीछे मुड़ के देखें तो आपके पास्ट में अगर आपसे कोई कहे कि हाँ भाई आपका पास्ट बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया रहा, आपने बहुत कुछ सीखा, तो आपको अपने पास्ट में पीछे ऐसा ही दिखाई देने लगेगा कि हाँ भाई बहुत कुछ सीखा है, राइट है ना, कि हाँ फिर ये हुआ लाइफ में, फिर वो हुआ। नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज की, आप जो पढ़ रहे थे स्कूल में, कॉलेज में, उसके अलावा भी क्या है, जिंदगी सिखाती है। तो आप कहेंगे कि हाँ भाई काफी कुछ सीखा है, बात तो आप सही कह रहे हैं। अगर आपसे कोई कहे कि अच्छा नहीं हुआ, राइट, बहुत दुखी लग रहे हो, क्या हो गया, तो आपको अपने पास्ट में सारे गम याद आने लगेंगे कि हाँ कोई था चला गया तो फिर क्या हुआ, उसने बात नहीं करी तो क्या हुआ, एक दोस्त था वो चला गया तो क्या हुआ, उस स्कूल में जब पढ़ते थे तो बड़ा मज़ा आता था, फिर स्कूल चेंज हुआ फिर क्या हुआ। तो आपको सारे गम याद आने लगेंगे, सारे दुख याद आने लगेंगे। बात है कि पास्ट वही है, सेम है, लेकिन उस पास्ट से आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, ये वेरी कर जाता है, उस हिसाब से पूरा सब्जेक्ट वेरी कर जाता है। तो नाउ, तो हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं आज, ये थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन है,
ये आपको मेंस में ज्यादा हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में यहाँ पे सवाल में कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड दिस इज एन एडवांस डिस्कशन। तो चैप्टर 2 में ही आपने एडवांस डिस्कशन क्यों करा दिया सर? राइट है ना? तो हाँ, मैंने नहीं कराया है ना, RS शर्मा जी ने ऐसा किया है। तो उन्होंने सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन रखा है। उन्होंने इस पूरी पर्सपेक्टिव की बात करी है कि हिस्ट्री को हम किस नजर से देख रहे हैं। इसमें हो सकता है 2-4 बातें ऐसी हो जो आज आपको ना समझ में आए, पर जैसा कि मैंने कहा कि एडवांस चैप्टर है तो हम इससे शुरू कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं कि किस नजरिए से हम एंशिएंट इंडिया को देखते हैं। और उसके बाद जब आप पूरी किताब पढ़ लेंगे, राइट, ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो वापस, और इनफैक्ट खाली ये चैप्टर नहीं, पहले 6 चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं, राइट है ना, पहले 6 चैप्टर थोड़ा सा बेसिक भी है और एडवांस भी है। पर्सपेक्टिव क्या है उस हिसाब से सब्जेक्ट पढ़ना है, और सब्जेक्ट पढ़ने के बाद समझना है कि हाँ पर्सपेक्टिव क्या था। तो दोनों बातें हैं, राइट है ना? तो हाँ, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 to 6, तो ये जो पहले 6 क्लासेस होने वाली हैं चैप्टर 1 to 6, ये क्या है? एडवांस भी है और ये बेसिक भी है, दोनों बातें हैं। ये कहानी से पहले का बैकग्राउंड है, राइट है ना? तो हाँ, तो बैकग्राउंड है, तो इसीलिए बेसिक भी है कि हाँ भाई हम इस सब्जेक्ट को किस नजर से देखते हैं। तो ये बैकग्राउंड है, तो इसीलिए पहले 6 चैप्टर्स में इसको रखा गया है, राइट। सारे 6 चैप्टर ऐसे ही हैं कि हिस्ट्री हम कैसे पढ़ेंगे, सोर्सेस क्या हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हाँ, तो बैकग्राउंड होने की वजह से इनको शुरुआत में रखा गया है। लेकिन जब आप पूरी साइकिल कंप्लीट कर देंगे, पूरी किताब पढ़ लेंगे, तो वापस इन 6 चैप्टर्स पे आएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये पहले 6 चैप्टर्स बहुत ही पेशेंस के साथ आपको सुनना है, राइट है ना? नोट्स बनाने हैं। हो सकता है सब कुछ प्रीलिम्स में ना आए, मेंस में ज्यादा हेल्पफुल हो। अभी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, वो प्रीलिम्स में भी हेल्पफुल हो सकती है, बट अगेन क्योंकि वो आगे की कहानी के ऊपर लिखा गया है, दैट इज द रीजन कि हाँ थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन भी है। तो ये क्या है? ये बेसिकली जो है सार भी है, राइट है ना? क्रक्स है, समरी है, समरी है, कंक्लूजन है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ ये एडवांस भी है क्योंकि इसी में क्रक्स है, इसी में समरी है। पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बाद जो हम डिस्कशन करेंगे वो भी इन्हीं 6 चैप्टर्स में है। तो दोनों बातें, कुछ बातें बहुत आसानी से समझ में आएंगी और कुछ बातें लगेगा कि ये क्या कह दिए हैं, कौन है ये, ऐसा भी आपको कभी कभी लगेगा। आई कांट हेल्प इट बिकॉज दिस इज हाउ इट हैज टू गो। कोशिश करूंगा पूरी मदद करने की, राइट, समझाने की, बैकग्राउंड बताने की। लेकिन हाँ, सब कुछ पढ़ने के बाद जब ये 6 चैप्टर पढ़ोगे तो ऐसा एनलाइटेंड फील करोगे कि वाओ, जैसे मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मजा ही आ जाता है कि हाँ ये देखने का नजरिया है, राइट है ना? क्यों? क्योंकि भाई एक बार हिस्ट्री देखी हुई है, 100 बार देखी हुई है, हाँ तो पता है कि हाँ ये कैसी बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं। पर कुछ बातें कहीं ना कहीं क्या है कि आपको लगेगा कि ये हमको नहीं पता है, आगे पता चलेगा। हाँ, तो आगे पता चलेगा, राइट है ना? जो चीज नहीं पता है उसको अभी जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अभी पहली रीडिंग में इसमें जितना समझ में आए उतना ले लीजिए, बिकॉज मेंस में भी हेल्पफुल होगा और कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी कुछ ना कुछ इसमें सवाल बनेंगे। स्पेशली मेरे ख्याल से अगला चैप्टर है सोर्सेज से प्रीलिम्स में भी सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को समझने के लिए ये पहले 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक भी है, और प्लस क्योंकि इसमें क्रक्स है, समरी है, तो दैट इज द रीजन ये एडवांस भी है। तो शुरू में भी पढ़ना है और सब पढ़ने के बाद इसको दोबारा पढ़ना है। दोबारा पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अभी क्या है, बैकग्राउंड के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, राइट है ना? तो इसको समझना है, तो पेशेंस रखेंगे, राइट। जैसा कि मैंने कहा कि हाँ कुछ बातें एडवांस है ना, हल्की फुल्की हो सकता है ऊपर से जाए, कोई बात नहीं, जाने देना है ना। एक दिन आएगा जब मैं कोर्स खत्म करूंगा तब वही बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, कहेंगे क्या बात है ना। कई लोग लिखेंगे कि हाँ सर पहले ये सब बेसिक तो बता देते, क्योंकि मैंने कहा ना ये बेसिक भी है और एडवांस भी है, राइट है ना? तो हाँ, तो आई थिंक मुझे एक आध कमेंट ऐसा मिला भी था। बाय द वे आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे पढ़े भी मैंने, ऑलमोस्ट सारे पढ़ लिए। कुछ जो है 1500 के ऊपर समथिंग जो है कमेंट हो चुके थे जब मैं देख रहा था, राइट है ना? तो हाँ, तो जो है संभव है, इस बात को आपने एक्नॉलेज किया है, राइट। ये बात बहुत बढ़िया है कि आपको अपने ऊपर भरोसा है कि हाँ ये संभव है। अब थोड़ा हमें भी मजा आएगा काम करने में कि हाँ यार जो है ये सब बताने में, वरना चैप्टर शुरू कर देते, कहानी बता के निकल जाते, राइट है ना? लेकिन नहीं, तुम जुड़े हुए हो साथ में, तो देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट है ना? तो जैसा कि मैंने कहा कि जो है ये बेसिक भी है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री अगर इंग्लिश वर्जन अगर हम देखें, यूरोपियन वर्जन अगर हम देखें, तो हिस्ट्री का मतलब इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है। और यही रीजन है कि यूपीएससी चाहता है कि आप ये इंक्वायरी कर आए, राइट ना? कि पढ़कर आए कि हिस्ट्री में पीछे क्या हुआ है, पास्ट में पीछे क्या हुआ है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी,
राइट है ना। तो हाँ, तो हिस्ट्री इज मोर अबाउट इन्वेस्टिगेशन, इट इज मोर अबाउट इंक्वायरी, कि हम पता करें कि अच्छा ऐसा कैसे होता था, इकोनॉमी में क्या हो रहा था, पॉलिटी में क्या हो रहा था, सोसाइटी में क्या हो रहा था, क्या कस्टम थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक जो दौर है, एक जो देखने का तरीका है वो है क्या, कि हमें इंक्वायरी करनी है। बट हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में हम इसे कहते हैं इतिहास, राइट, इतिहास कहते हैं इसको, राइट, इतिहास ऐसा घटा, राइट। तो इतिहास जब हम देखते हैं तो इतिहास में बात होती है कि भाई ऐसे ऐसे घटा था, राइट है ना, कि ये हुआ था। उसमें इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये थोड़ा सा यूरोपियन पर्सपेक्टिव है। हालांकि ऐसा घटा था, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कैसे घटा था, उसमें बहुत ज्यादा नरेटिव, बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव हम रखना चाहेंगे नहीं। तो अगर हिंदी शब्द देखें तो हाँ, हिंदी शब्द कहता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो कहानी पास्ट, आप सिंपल ऐसे बात करिए कि कैसे कैसे हुआ था, है ना, तो दैट इज पास्ट, तो इतिहास। लेकिन हिस्ट्री अगर इंग्लिश में आप देखते हैं तो इट इज इंक्वायरी। हम दोनों बातों के साथ हैं, राइट। हम जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे घटा था, हम इंक्वायरी भी करना चाहते हैं कि क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये सारी बातें हम लोग इसमें जानना चाहेंगे, राइट है ना। तो खैर बात शुरू करते हैं। तो मैं कह रहा था जुगलबंदी है, तो जुगलबंदी, तो ये जुगलबंदी है मॉडर्न हिस्टोरियंस या लेटर हिस्टोरियंस में। और जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने हमको बहुत कुछ बताया कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था। अब अंग्रेज जब हमको बता रहे हैं, राइट, तो उसको कहेंगे कॉलोनियल व्यू। तो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है ना, स्पेशली एंशिएंट इंडिया को देखने का तरीका एक है हमारा अंग्रेजों का, जिसे हम कहेंगे कॉलोनियल, क्योंकि उन्होंने हमको अपनी कॉलोनी बना लिया था, कॉलोनियल व्यू या फिर कॉलोनियल हिस्टोरियंस। एक ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारे पास में ये हुआ था, वो हुआ था, दुनिया तरह की बातें, दुनिया जहान की बातें ही बता रहे हैं, है ना। तो हाँ, तो एक हमें ये समझना है। अब क्यों हम इनकी बात सुन रहे हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन हाँ, फिलहाल एक जो ग्रुप है जो जुगलबंदी कर रहा है, राइट, वो है कॉलोनियल व्यू। या दो मेन है ना, और एक दो कहानी और बात करेंगे, बट हमारी कहानी में दो लोग मेन है। पहला क्या है, कॉलोनियल व्यू, कि अंग्रेज, ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिश हमें किस नजर से देख रहे हैं, हमारे इतिहास को किस नजर से देख रहे हैं, एक हमारा काम ये। और दूसरा जो है हम व्यू लेकर चलेंगे, हम बात करेंगे नेशनलिस्ट अप्रोच की, राइट है ना, कि हाँ, जो इंडियंस हैं, जो नेशनल हिस्टोरियंस हुए, इन्होंने कैसे जुगलबंदी करी, इन्होंने क्या कहा, ये हमारा दूसरा मुद्दा है, राइट। जिसमें कुछ बातें ये काउंटर भी करेंगे कि ये क्या कह रहे हो, गलत कह रहे हो, ऐसे थोड़े होता है, ऐसे होता है ना। मैंने कहा ना, नजरिया है देखने का, राइट, पर्सपेक्टिव है। हाँ, तो पर्सपेक्टिव, तो इधर कुछ और पर्सपेक्टिव होगा, इनका पर्सपेक्टिव डेफिनेटली कुछ और है। तो पहले हमारा मुद्दा सिर्फ इन दोनों लोगों को समझना है, और ये मेंस में भी हमें काफी हेल्प करेगा। जब आप आंसर लिखते हैं एंशिएंट इंडिया का, मॉडर्न इंडिया का, मिडिवल इंडिया का, देन यू कैन टॉक अबाउट कॉलोनियल व्यू, यू कैन टॉक अबाउट नेशनलिस्ट व्यू, यू कैन कोट मैक्स मूलर, यू कैन कोट विलियम जोन्स, राइट है ना, कि हाँ, विलियम जोन्स ने ऐसा किया समथिंग। अब देखेंगे आगे कौन है विलियम जोन्स, बट द पॉइंट इज, क्या आप इनकी बातें कर सकते हैं, इनके व्यू की बात कर सकते हैं, यस। नेशनलिस्ट अप्रोच की बात कर सकते हैं, यस। तो मेंस पर्सपेक्टिव्स पे हिस्ट्री राइटिंग या हिस्ट्री पढ़ने का तरीका या हिस्ट्री को देखने का तरीका, जब ये हिस्ट्री लिखेंगे तो कुछ अलग नजर से लिखेंगे, और ये हिस्ट्री लिखेंगे तो कुछ अलग नजर से लिखेंगे। यही इस चैप्टर का मेन मुद्दा है। अब इसके अलावा कुछ और व्यूज भी देखेंगे, बट आइए बात शुरू करते हैं, राइट है ना। बात करते हैं सबसे पहले कॉलोनियलिस्ट व्यू और उनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कि हाँ, ये जो अंग्रेज हैं, जो अंग्रेजी हिस्टोरियन हैं, राइट, ये पहली बात तो हमारी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड ही क्यों हैं, और ये किस नजर से हमको देख रहे हैं। आइए इस मुद्दे को समझते हैं। तो कॉलोनियलिस्ट व्यू, नाउ तो पहला पॉइंट ये है कि भाई इनको इंटरेस्ट ही क्यों है हमारी हिस्ट्री में। क्या अंग्रेजों के पहले कोई हमारी हिस्ट्री नहीं थी, है ना। तो आइए इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। तो नाउ, तो हम समझते हैं कि जो अंग्रेजों का जो राज्य चालू हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज्य चालू हो रहा है, वो समवेयर अराउंड 1757 चालू हो रहा है, 1757 से चालू हो रहा है। दिस इज राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, आप ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिटिश राज हमारे यहां आ गया है, राइट है ना। तो हाँ, तो 1757 से चालू हो रहा है। 1757 से धीरे धीरे इम्पैक्ट बढ़ा, फिर और भी हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड ऑल। इस कहानी में मैं नहीं जा रहा, लेकिन हाँ, 1757 आज के लिए हम लोग मार्क कर लेते हैं कि 1757 से दे हैव स्टार्टेड धीरे अपना राज्य, राइट है ना, अंग्रेजों का राज्य चालू हो रहा है। उसके पहले जो इंडियन हिस्टोरियंस थे,
राइट है ना। तो हाँ, तो ऐसा कोई बहुत सिस्टमैटिकली हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, बट उसके पहले भी जो है ऐसा नहीं कि हमें कुछ पता ही नहीं था, है ना। पुराण वगैरह हम लोग फॉलो करते थे, पुराणों में काफी हिस्ट्री की बात करी गई है ना। पुराण इज नॉट लाइक कि हाँ उसका एम है हिस्ट्री पढ़ाना, राइट है ना। पुराण इससे नहीं लिखे गए, पुराण जो लिखे गए हैं उसमें कई सारी हिस्टोरिकल राइटिंग्स हमको मिल जाती हैं कि भाई उस जमाने में कौन राजा था, क्या डायनेस्टी थी। हालांकि पुराण काफी माइथोलॉजिकल है, बट स्टिल हमें बहुत सारे राजाओं की बहुत सारी कहानियां मिल जाती हैं, बहुत सारी डायनेस्टीज मिल जाती हैं, समय मिल जाता है। यस, तो पुराण है और सिमिलर लिटरेचर हम फॉलो करते थे जिसके थ्रू हमको कुछ कुछ अपनी हिस्ट्री पता थी, राइट। लेकिन हाँ, बहुत सेग्रीगेट करके कि हाँ फिर ये हुए वो हुआ, ऐसा करके हम लोग बहुत ज्यादा नहीं देखते थे, राइट है ना। इतना मेजर हमारा फोकस इस पर नहीं था। बट 1757 में जब अंग्रेज आते हैं, राइट है ना, तो अब क्या है कि जब अंग्रेज आते हैं और इनको इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करना है, राइट है ना। तो हाँ, तो उस जमाने में क्या हुआ कि इन्होंने जो राज्य चालू किया, राज्य चालू होता है 1765 में। एक तो 1757 में बंगाल में एंट्री हो गई है और 1765 में इनके पास काफी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है, मतलब बंगाल बिहार उड़ीसा का मैनेजमेंट आ गया इनके पास। अगेन मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा, राइट है ना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और बंगाल बिहार उड़ीसा क्या आया, दीवानी राइट्स एटसेट्रा, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये आज का मुद्दा नहीं। ये समझो कि अंग्रेजों ने यहां पे हुकूमत चालू कर दी। जब एडमिनिस्ट्रेशन इस एरिया का ये लोग मैनेज करेंगे, बंगाल बिहार उड़ीसा का जब ये एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करेंगे, तब उन्हें यहां की जुडिशरी भी मैनेज करनी पड़ेगी। या है ना, जुडिशरी मैनेज करनी पड़ेगी, कानून मैनेज करना पड़ेगा, कानून व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी। जब कानून व्यवस्था देखने लगेंगे तब उनको रियलाइज होगा कि भाई देखो, कानून तो होता है दो तरीके का, एक होता है सिविल लॉज, फैमिली लॉज, और एक होता है क्रिमिनल लॉ। आज भी यही होता है, राइट है ना, कि एक तो फैमिली कोर्ट होते हैं कि हाँ भाई घर का बंटवारा हो गया, डाइवोर्स हो गया, शादी हो गया, ये सारी चीजें किस में आती हैं, फैमिली लॉज में आती हैं। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ इज अबाउट कि हाँ भाई चोरी है, डकैती है, मर्डर है, ऐसा कुछ अगर क्राइम हो रहा है तो वो किस में चला जाएगा, क्रिमिनल लॉ में चला जाएगा। तो अब इनको इस इलाके में बंगाल बिहार उड़ीसा से कहानी चालू हुई और इस इलाके में इनको क्या करना है, जुडिशरी मैनेज करनी है। आप कहेंगे कर लें सर, उसमें क्या ही दिक्कत है, कर लीजिए। नहीं, इतना आसान नहीं था इनके लिए। अब ये जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ में जो कानून होता है, कानून क्या उस समय कोई कानून बना था, कोई सीआरपीसी, सीपीसी ये सब एग्जिस्ट करता था? ऐसा कुछ अभी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जो सिविल लॉज में कानून फॉलो हो रहे थे वो हिंदुओं के लिए हिंदू लॉज फॉलो हो रहे थे और मुस्लिम्स के लिए इस्लामिक लॉज फॉलो हो रहे थे, शारिया लॉ एंड ऑल, राइट, इस्लामिक लॉज फॉलो हो रहे थे। तो ये दोनों ही कैसे लॉज हैं, ये रिलीजियस लॉज हैं भाई, राइट ना। तो हाँ, तो रिलीजियस लॉज हैं। सिमिलरली क्रिमिनल साइड अगर हम देखें तो क्रिमिनल, क्योंकि सरकार उस समय मुगल्स का राज्य था एंड ऑल, तो उस समय क्या था, लॉ जो था, क्रिमिनल लॉ जो था वो एक ही लॉ था विच वाज इस्लामिक लॉ। नाउ अब ये क्या है कि इन्होंने जिम्मेदारी तो ले ली कि हम जुडिशरी हैंडल करेंगे, बट क्या उनको इसकी जानकारी है? इसकी इनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। अब जब इसकी जानकारी नहीं है तो क्या करे भाई, कैसे किया जाए? तो ये लोग किसके पास जाने लगे? इन लोगों ने पकड़ा भाई जो ब्राह्मण्स हैं, जिनको जानकारी है मनुस्मृति वगैरह की, ब्राह्मण्स, तो जो हिंदू लॉस को समझते हैं उनसे हेल्प करी। सिमिलरली इस्लामिक साइड भी जो भी मौलवीज थे, काजी थे, उनसे कंसल्ट किया, राइट है ना, कि हाँ भाई समझा दीजिए, है ना, कि हाँ भाई कैसे होगा, इस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे क्या होगा। बट कई बार दे हैव रियलाइज्ड कि भाई ये सब बहुत वेरी कर रहा है, राइट है ना, कि हाँ एक ही काम के लिए मान लो लेट से कोई चोरी हुई है, राइट है ना, तो हाँ, तो जो है उसमें एक मौलवी कह रहे हैं या एक जय ब्राह्मण कह रहे हैं कि अगर ऐसा केस हो तो फिर ऐसा होता है, राइट है ना। हो सकता है कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो है वो बेसिकली किसी भी काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल जो है लेट से डिवोर्स का मामला है, राइट ना, तो हाँ, तो डिवोर्स में जो ब्राह्मण है वो कह रहा है कि नहीं, अगर वर्ण के हिसाब से अगर क्षत्रिय फैमिली है तो ऐसा होगा, अगर जो है वैश्य फैमिली है तो ऐसा होगा। तो वो बड़े चेंज करके बता रहे हैं। ऐसा कोई रेगुलर एक ही लॉ नहीं है कि हाँ ऐसा ही होता है, अगर ये केस है तो ऐसा होना चाहिए, ये एग्जिस्ट नहीं करता। लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी सोच है, राइट है ना। तो हर स्कॉलर वेरी कर रहा है अपने थॉट में, हर स्कॉलर वेरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो फील करने लगे कि नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, हमें कुछ कोडिफिकेशन करना पड़ेगा।
राइट है ना, हमें कानूनों को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इनकी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, इनकी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमसे ये जुडिशरी मैनेज हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो कहानी शुरू हुई है जुडिशरी से हुई है कि क्योंकि अंग्रेजों को जुडिशरी में जरूरत थी हमारे बारे में जानने की, है ना, उनको इंटरेस्ट था इस लॉज में, एंड दैट इज द रीजन उन्होंने हमारी किताबें पढ़नी चालू करी होंगी। राइट तो जब उन्होंने किताबें पढ़नी चालू करी तो पहली बार 1776 में, तो 1776 में एक किताब ट्रांसलेट करी गई विच इज अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। तो मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया जाएगा, तो मनुस्मृति वॉज फॉर हिंदू लॉज, और इसी में से प्लस और भी बुक्स ऐड करके एक बुक बनाई गई अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। अब इस तरीके से पहली बार वो हमारी जो है लॉ बुक्स में घुसना उन्होंने शुरू किया, लॉ पढ़ना चालू किया कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब इसी तर्ज पे एंट्री होती है विलियम जोन्स की। राइट, विलियम जोन्स 1783 में इंडिया आते हैं, तो 1783 एंट्री हो रही है विलियम जोन्स की। विलियम जोन्स ना, तो हमने पहली बात समझी कि जरूरत है भाई इसे पढ़ना पड़ेगा। तो ना 1783 हम समझ रहे हैं कि हाँ भाई विलियम जोन्स की एंट्री हो रही है, और ये भी इसी बात को रियलाइज करते हैं कि जो ब्राह्मण हैं या पंडित हैं वो अलग अलग बातें बता रहे हैं, जो मौलवी हैं वो अलग अलग बातें बता रहे हैं, हर कोई अलग अलग थॉट बताता है। तो ही गॉट इंटरेस्टेड इनटू इंडियन बुक्स एज वेल। उनको वैसे भी बहुत इंटरेस्ट था ओरिएंटल कल्चर में, हमारे कल्चर में। राइट है ना, तो यहाँ पे विलियम जोन्स वॉज इंटरेस्टेड कि मुझे संस्कृत सीखनी है, मुझे यहाँ की किताबें पढ़नी है, मुझे पुरानी किताबें पढ़नी है। तो अब उन्होंने जो है पढ़ना चालू करा। अच्छा, विलियम जोन्स बाय द वे आए क्यों है इंडिया? एक और बात समझो कि विलियम जोन्स बेसिकली जज हैं। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट बनाया था कैलकाटा में, तो सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते हैं। नाउ अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा जरूरत किस में है, जुडिशरी में ही है। तो ये जिस डिपार्टमेंट में है, ये सिविल सर्वेंट हैं, बेसिकली जज हैं, और इनको सबसे ज्यादा जरूरत फील हो रही है कि हाँ भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे क्या ही फैसला सुना दे, समझ नहीं आ रहा, हर कोई अलग अलग बातें कह रहा है। तो इन्होंने फिर पढ़ना चालू किया, संस्कृत वगैरह भी पढ़ना इन्होंने चालू किया। राइट, तो बाय 1789 ही हैज ट्रांसलेटेड अभिज्ञान शकुंतलम। तो इनका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इज अभिज्ञाना। तो कालिदास का एक बहुत फेमस प्ले है अभिज्ञान शकुंतलम। तो अब जब वो पढ़ने लगे, हमारे कल्चर के बारे में पढ़ने लगे, हमारे यू कैन से हमारे लिटरेचर के बारे में पढ़ा, तो जब उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ा तो एकदम से आंखें खुल गई, क्या वाह भाई वाह, क्या लिखा है ना, ये तो क्लासिक है, अमेजिंग है। तो कहीं ना कहीं विलियम जोन्स वॉज ऑल्सो वेरी मच इंप्रेस्ड बाय आवर कल्चर। राइट, वो जितना पढ़ते जा रहे थे, जितनी बातें जानते जा रहे थे, उन्हें उतना ही बढ़िया लगने लग रहा था, वो और डीप जाना चाह रहे थे। एंड इसी तर्ज में उन्होंने स्टैब्लिश किया एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो नाउ वी हैव अ प्रॉपर बॉडी। तो 1784 में एक प्रॉपर बॉडी स्टैब्लिश हो रही है विच इज एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो नाउ दिस स्टिल एग्जिस्ट 1784। अब जो है 200 साल का 250 साल होने को हो रहे होंगे। राइट है ना, तो हाँ, तो जो है अच्छा खासा समय हो चुका है। अभी भी आप कभी कैलकाटा जाएंगे, पार्क स्ट्रीट जाएंगे, तो पार्क स्ट्रीट में एंटर करते ही जो है पार्क होटल के ठीक पहले आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का ऑफिस मिलेगा। इट इज स्टिल देयर। राइट है ना, तो हाँ, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की उन्होंने स्थापना करी। अब ये सोसाइटी क्या है? ये सोसाइटी का काम ही है रिसर्च करना हमारी हिस्ट्री में। तो पहली जो एक यू कैन से सिस्टमैटिक स्टडी जो चालू हुई है ना हमारे इतिहास के बारे में, एंशिएंट इंडिया के बारे में, एक सिस्टमैटिक स्टडी की कब क्या हुआ था, कैसे, कौन था, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारा डिस्कशन कब चालू हुआ? अब चालू हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से चालू हो रहा है ये डिस्कशन। सुनाओ, तो एशियाटिक सोसाइटी, तो पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी, उसके बाद और भी एशियाटिक सोसाइटी स्टैब्लिश करी गई। राइट, 1804 में बॉम्बे में भी एक एशियाटिक सोसाइटी बन गई, दिस इज एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। राइट, फिर आगे जाके ब्रिटेन में भी एक ब्रांच खोल दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगले 30-40 सालों में ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश हुकूमत जो है, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है हमारे कानून में। हमारे यहाँ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लिखा गया है, कौन सी किताबें हैं, क्या है। राइट, एक और किताब जो ट्रांसलेट हुई है वो है भगवद गीता। तो भगवद गीता, तो बाय 1785
तो बाय 1785 हाँ, तो 1789 आगे चला जाएगा। और बाय 1785 एक और बुक जो ट्रांसलेट हुई है, इट इज भगवद गीता। अब ये सब क्या है, ये थोड़ा प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता भी ट्रांसलेट करी। तो वो एंड दैट इज हाउ भगवद गीता अब थोड़ा सा ग्लोबली धीरे धीरे पहुंचने लगेगी, और आज दुनिया भर में भगवद गीता पढ़ी जाती है। राइट ना कि हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स, ये पीकी ब्लाइंडर्स के जो एक्टर हैं, राइट ना, लीड हीरो हैं, ये भी कहते हैं कि हाँ मैंने भगवद गीता पढ़ी है, भगवद गीता से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो जो उनकी एक्टिंग है, जो उनका स्टाइल है, कह रहे हैं कि हाँ वो जो 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 यू कैन से एटीट्यूड जो आता है उनका, राइट, कहते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भगवद गीता है। तो भगवद गीता विल ऑल्सो बिकम पॉपुलर। विज्ञान शकुंतलम इज ग्लोबली वेरी वेरी पॉपुलर। तो अब धीरे धीरे क्या है कि हाँ, खाली हमें नहीं, दुनिया को पता चलने लगेगा हमारे इतिहास के बारे में, राइट है ना, कि हाँ ऐसा लिटरेचर होता है, ऐसी फिलॉसफी होती है यहाँ पे, जो स्पिरिचुअलिज्म है भारत का, राइट है ना। जो ओरिएंटल साइड, ओरिएंटल बोले तो ओरिएंटल क्या होता है? ओरिएंटल होता है कि इंडिया और चाइना और ये वाला जो इलाका है, इसको ओरिएंटल कहा गया है, राइट। हाँ, तो ओरिएंटल साइड की जो फिलॉसफी है, थॉट प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यात्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे हमारा स्पिरिचुअलिज्म जो है बहुत फेमस होने लगेगा, लोग जानने लगेंगे, और इसके पीछे कहीं ना कहीं पहला हाथ जो है वो है भगवद गीता का, राइट है ना। कि भगवद गीता इतनी खूबसूरत किताब है कि वो आपको जिंदगी के मायने सिखाती है। तो दुनिया इससे सीखने लगेगी, लोग इसको पढ़ने लगेंगे, राइट है ना। तो भगवद गीता, चार्ल्स विल्किंस प्लस विलियम जोन्स का एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसा कि मैंने कहा कि संस्कृत इन्होंने पढ़ी है, राइट। तो विलियम जोन्स का लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी पकड़ है। तो विलियम जोन्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इनटू, इन्होंने रियलाइज किया कि संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस में बहुत सिमिलैरिटी है, राइट है ना। कि कह रहे हैं कि संस्कृत और जैसे इंग्लिश हो गया, लैटिन हो गया, इसमें क्या है कि बहुत बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। जैसे हम लोग कहते हैं माँ, कहते हैं माँ, राइट है ना। तो हाँ, तो इंग्लिश में मदर कहा जाता है, वहां भी माँ है, राइट है ना। तो जो उसका जो रूट वर्ड है वो मैटर है ना, मैटर। सिमिलरली हम पितृ कहते हैं, पितृ, तो वहां भी पैटर कहा गया है, पैटर्नल कहा गया है। तो हाँ, तो ये दोनों काफी सिमिलर वर्ड्स हैं, यस। तो ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो है एग्जिस्ट करती हैं। सिमिलरली जो आर्यन की बात हुई, राइट है ना, कि हाँ जो संस्कृत लैंग्वेज है वो आर्यंस के साथ आई थी, वैदिक संस्कृत जो है। तो जो आर्यंस की पहली बार बात हो रही है, वो डिस्कशन भी यहीं से शुरू हो रहा है कि हाँ आर्यंस थे, है ना, जो है कनेक्टेड है ना। तो आर्यंस की जो बात शुरू हुई है वो भी पहली बार यहां से हुई है। अब आर्यंस कौन है, क्या है, माइग्रेशन एंड ऑल करेंगे हम, इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी नहीं, राइट है ना। तो हाँ, तो फिलहाल बहुत सारी शुरुआत जो हुई है, बहुत सारी बातों की शुरुआत जो हुई है, कहीं ना कहीं विलियम जोन्स के जो है साथ शुरुआत हुई है। सुनाओ। तो जब ये जो है बातें फैलनी चालू हुई, भारत के बारे में बातें फैलनी चालू हुई, और जैसा कि मैंने कहा कि ये थोड़ा सा ग्लोबली यूरोप में जो है बातें फैलने लगी कि भारत का कल्चर एंड ऑल, तो अब जो है संस्कृत को लेके, ओरिएंटल स्टडीज को लेके जगह जगह देशों में रिसर्च होने लग गई, राइट है ना। वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ के कॉलेजेस में, जैसे ऑक्सफोर्ड है, राइट, ऑक्सफोर्ड ये तो जो है ब्रिटेन ही हो गया, बट स्टिल जर्मनी एंड ऑल, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इन सब में अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, जर्मनी, फ्रांस, रशिया में अब जो है अब रिसर्च होने लग गई। वहाँ पे भी ऐसी सीट्स हो गई, सीट्स फॉर इंडोलॉजिकल स्टडी, राइट है ना। तो दिस हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडोलॉजिकल स्टडी। इंडोलॉजिकल स्टडीज है ना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, कम से कम 3 एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं कि हाँ यहां पर इंडोलॉजिकल स्टडीज चालू हुई, इंडोलॉजिकल स्टडीज चालू हो गई। नाउ अब धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा है, रिसर्च हो रही है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का इसमें व्यू क्या है, राइट। ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिशर्स जो चाहते हैं, ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि भाई हम लोग इंडिया के ऊपर रूल कर रहे हैं, है ना, तो यहां पे रूल कर रहे हैं। अब जब ये रूल कर रहे हैं तो ये लोग तो फॉरेनर है ना, ये भारतीय तो नहीं है, ये बाहरी विदेशी लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। तो नाउ सो बिफोर रूल, एक तो पहली बात तो दे अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया, जो है जो उनको हेल्प करे। तो अगर उनको इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास्ट की, तो उनके रूल को हेल्प मिलेगा,
एक बात, इसीलिए वो इंटरेस्टेड है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों ही इंटरेस्टेड है, अगर मेरे से सवाल होता है कि भाई क्यों ही इंटरेस्टेड हैं, तो देन फर्स्ट थिंग इज कि हाँ भाई वो हमारे ऊपर रूल करना चाहते हैं, और जहां पे रूल करना है उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। तो द फर्स्ट थिंग दे नीड इज इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट। सेकेंड थिंग कि एक फॉरेनर हमारे ऊपर रूल कर रहा है, बाहर का आदमी हमारे ऊपर रूल कर रहा है, तो ये इसे कहेंगे इंपीरियल रूल। तो इस इंपीरियल रूल को जस्टिफाई कैसे किया जाए, राइट। तो इंपीरियल रूल का जस्टिफिकेशन क्या है भाई, कैसे हम कहें, क्योंकि अंग्रेजों को जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने आप को, अपने देश को, कि अगर हम भारत पे जबरदस्ती राज्य कर रहे हैं, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है। तो दोनों तरीके से उनको इंटरेस्ट है हमारे इतिहास में कि हम क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, सोसाइटी हमारी कैसे थी, पॉलिटी हमारी कैसे थी, इकोनॉमी हमारी कैसे रन करती है, इन सारी चीजों में उनको इंटरेस्ट है, इन सारी चीजों में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड दैट इज द रीजन कि जो अभी का जो दौर है, मतलब ये अगला मान लो 1800 से 60-70 साल का जो दौर होगा, या कह लो कि 80 साल का जो दौर होगा, ये सारी स्टडीज इसी हिसाब से होंगी कि कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर सकें कि हमारे ऊपर अगर वो राज्य कर रहे हैं तो हम ही पे एहसान कर रहे हैं, राइट ना। तो उनका जस्टिफिकेशन किसी तरह से क्या चाहिए, उनको जस्टिफिकेशन चाहिए व्हाइट मैन्स बर्डन। राइट है ना, कि व्हाइट मैन्स बर्डन, कि भाई ये जो अंग्रेज हैं ये सिविलाइज हो गए हैं, राइट है ना। वो क्या सुनना चाहते हैं, वो क्या बेसिकली साबित करना चाहते हैं कि भारत जो है, भारत बारबैरिक है, राइट। हम तो जंगली लोग हैं, अनसिविलाइज लोग हैं, ऐसा ये लोग प्रूव करना चाहते हैं, राइट है ना, कि हाँ जो भारत है उसको कुछ सिविलाइजेशन का समझ नहीं है। और ये लोग जो हैं, क्योंकि ये सिविलाइज हो चुके हैं, तो इनका नैतिक कर्तव्य है, इनकी जिम्मेदारी है कि वो भारत को भी सिविलाइज कर दें, है ना, हमको भी सिखाएं। तो उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो हमको सिविलाइज कर दें। तो व्हाइट मैन्स बर्डन को वो बेसिकली प्रूव करना चाहते हैं कि भाई जो है हम लोग भारत पे अगर राज्य कर रहे हैं तो भारत पर ही एहसान कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं माइंडसेट बेसिकली ये है कि हाँ भाई ठीक है, माना स्पिरिचुअलिज्म एंड ऑल अच्छा है आपका, लिटरेचर अच्छा है आपका, बट समवेयर हमको जरूरत है अंग्रेजों की, ऐसा वो इस बात को प्रूव करना चाहते हैं। अब इस दौर में, अब इस चक्कर में जो है 2-3 इवेंट हुए, राइट है ना, कि हाँ एक तो 1857 की क्रांति, तो फाइनली 1857 में रिवोल्ट हो गया। अब 1857 में जब क्रांति हुई भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, पहली क्रांति, जिसे हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहते हैं, या नेशनल रिवोल्ट भी कहते हैं अपनी पहली। तो ये जो पहली रिवोल्ट हुई, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट आने लगा, यूरोप में डाउट आने लगा, ब्रिटेन में लोगों में डाउट आने लगा, वहां के फिलोसफर्स में डाउट आने लगा कि हाँ जो भारत पे हम लोग राज्य कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। अगर हम सही कर रहे होते तो ये लोग यहां क्रांति क्यों कर रहे हैं, राइट है ना, कि क्यों ही क्रांति हो रही, क्यों ही हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति भी चाहती है, राइट है ना, या 1857 की क्रांति भी अंग्रेजों को पुश कर रही है कि भाई जाओ ये कारण ढूंढ के लेकर आओ, जस्टिफिकेशन ढूंढ के लेके आओ। प्लस जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो भी चाहते हैं, राइट है ना, कि हाँ भाई वो भी चाहते हैं कि भाई जो है हमें यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट करना है, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करनी है। और क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए किसी धर्म से, हिंदुज्म से या किसी भी धर्म से अगर हमको कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में, तो हमको पता होना चाहिए ना कि कमियां क्या है, राइट है ना, कि जो कमियां होगी उसी के ऊपर पिन पॉइंट करेंगे कि आपके धर्म में देखो ये गलत होता है, आपके धर्म में वो गलत होता है, अगर आप क्रिश्चियनिटी ज्वाइन कर लेंगे तो ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं उनको भी लूप होल चाहिए, राइट है ना। तो हाँ, तो एक तो रूल का जस्टिफिकेशन है, और दूसरा जो है क्रिश्चियन मिशनरीज भी इंटरेस्टेड हैं कि भाई हमको बताओ कि भारत के इतिहास में क्या है, राइट, उनके धर्म में क्या है, हम इन सारी बातों में इंटरेस्टेड हैं। एंड दैट इज द रीजन कि हमें जानना है, यहाँ के पास्ट के बारे में जानना है। तो एक तो हमने समझा कि हाँ भाई रूल है, इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट है। दूसरा हमने समझा कि हाँ भाई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहीं ना कहीं जुडिशरी से कहानी चालू हुई थी, राइट है ना। तो अगर आपसे मान लो मेरे से सवाल आता है कि ब्रिटिशर्स इंडियन हिस्ट्री में क्यों इंटरेस्टेड थे, क्या आप लिख पाएंगे बातें? यस। जस्टिफिकेशन ऑफ रूल में क्या आप एक और बात लिख पाएंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 भी हो गया था, इसीलिए और इंपॉर्टेंट हो गया था कि और समझाओ, या प्लस और क्या बातें हम कर सकते हैं। ऐसे स्कॉलर्स भी थे जो इस तरह की स्टडी करना चाहते थे, जैसे कि विलियम जोन्स,
या एक और नाम लिख लेते हैं, नेथनील हेल्हेट। राइट, तो ये कुछ स्कॉलर से जो इंटरेस्टेड भी थे, वो जानना भी चाहते थे कि हाँ जो है भारत में क्या हो रहा है। तो अगर पहला सवाल में इसका पहला सवाल कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स क्यों इंटरेस्टेड थे हमारी स्टडीज में। अब ये जब स्टडी में इंटरेस्टेड थे तो इन्होंने क्या स्टडी किया, अब इस पे बात करते हैं। राइट है ना, तो हाँ ये जो इंटरेस्ट है, इसी इंटरेस्ट की वजह से एक हिस्टोरियन हुए मैक्स मूलर। राइट है ना, तो हाँ तो यही 1860s का दौर है उनका, 1860s 80s का दौर है, मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर जो है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैक्स मूलर कि हाँ इसमें इन्हीं कारणों की वजह से जो पहले जो स्कॉलर हमको मिलते हैं, पहले स्कॉलर, राइट ये तो हमने समझा वाई की हमने बात करी। अब हम बात कर रहे हैं क्या पढ़ा इन्होंने। तो पहला इन्होंने पढ़ा मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर वैसे है तो जर्मन, राइट, लेकिन इनको शुरू से ही क्या है, संस्कृत में बड़ा इंटरेस्ट आ गया है। तो उन्होंने ऋग्वेद पढ़ा है, हमारे और भी जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उन्होंने पढ़े हुए हैं, ट्रांसलेट करे हुए हैं। तो इनको कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्ट था इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन लिटरेचर में, और इन्होंने बहुत सारी पढ़ाई करी है इंडियन लिटरेचर के बारे में। एंड ही इज द वन जो है जिन्होंने जो है एक सीरीज लिखी विच इज कॉल्ड एज सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। है ना, वैसा नहीं कि इन्होंने अकेले लिखा है, टीम ने लिखा है, लेकिन हाँ इन्होंने जो है कुछ 50 किताबें हैं इसमें। राइट है ना, तो सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, तो ये हमारे बारे में इन्होंने पता किया और सब कुछ इन्होंने कहां लिख दिया, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट में लिख दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा जो है इंडिया में हो रहा है। दूसरे जो स्कॉलर हमको मिलते हैं इज विंसेंट आर्थर स्मिथ। तो सेकेंड स्कॉलर विंसेंट आर्थर स्मिथ। तो दो स्कॉलर, दो ही का नाम ध्यान रखेंगे, एक मैक्स मूलर, एक विंसेंट आर्थर स्मिथ। मान लीजिए विंसेंट आर्थर स्मिथ आप भूल भी जाएं, वीए स्मिथ को अगर आप भूल भी जाएं, तो कम से कम मैक्स मूलर को आप जरूर ध्यान रखेंगे। मैक्स मूलर कहीं ना कहीं रामकृष्ण परमहंस से भी इंस्पायर्ड हैं। अगेन ये आगे की बातें हैं थोड़ी, जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो ये बातें कनेक्ट होंगी। तो मैक्स मूलर क्या है कि रामकृष्ण परमहंस से भी जो है काफी प्रभावित हैं। केशव चंद्र सेन से जो है इनका कनेक्शन है, राइट है ना, जो है दोनों में लेटर एक्सचेंज वगैरह होते रहते हैं। तो ना तो मैक्स मूलर इज अ वेरी वेरी फेमस नेम, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम, जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को बता रहा है कि भारत क्या है। कौन है वो? मैक्स मूलर है। तो एक तो मैक्स मूलर बहुत जरूरी है, और दूसरे विंसेंट आर्थर स्मिथ, ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है इन्होंने। तो इनकी जो किताब है दैट इज अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये रफली 1900s के जो है ऑथर हैं। तो 1904 के आसपास इन्होंने ये वाली स्टडी करी है और हमारे भारत के बारे में लिखा है। तो दो ऑथर हमने समझा, एक हमने समझा कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट इज विंसेंट आर्थर स्मिथ, और दूसरे मैक्स मूलर। तो दो नाम हम ध्यान रखेंगे, हम कारण ध्यान रखेंगे कि अंग्रेज हमारे बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरी बात हम ध्यान रखेंगे कौन है जो पढ़ रहा है। तो मैक्स मूलर पहला नाम, सोते हुए भी याद आना चाहिए, मैक्स मूलर। सेक्रेड जो है बुक्स ऑफ द ईस्ट इन्होंने लिखा हुआ है, राइट है ना। तो हाँ, तो हमने बात करी विलियम जोन्स की, एक नाम हमने पढ़ा, हमने जाना कि मैक्स मूलर। इनकी बहुत फेमस किताब है, अमेजॉन पे अवेलेबल भी है, बट हाँ पढ़ना जरूरी नहीं है, राइट है ना, मत पढ़िएगा। जब आप बन जाइएगा आईएएस ऑफिसर उसके बाद जो है ये सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, ऐसा करके एक मैक्स मूलर की बुक है, राइट है ना, जो है वर्थ रीडिंग है, पढ़ी जा सकती है। तो मैक्स मूलर ने काफी कुछ हमारे बारे में लिखा, अभी बताऊंगा मैं इन्होंने क्या लिखा, लेकिन यस मैक्स मूलर। दूसरा ये दिस इज सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, कुछ 50 किताबें जो है लिखी गई हैं जो हमारे बारे में बताती हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ की, राइट। विंसेंट आर्थर स्मिथ इसी थॉट प्रोसेस से ये भी लिख रहे हैं, और इन्होंने जो किताब लिखी थी वो थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम विंसेंट आर्थर स्मिथ। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया भारत के बारे में, आखिरी मुद्दा, राइट है ना, कि हाँ भाई इन्होंने क्या क्या ऐसी बातें बता दी, इस बात पे थोड़ा सा गौर करते हैं। सुनाओ। तो अगला मुद्दा है कि हाँ इन्होंने हमसे क्या जाना। तो ये जो स्टडीज हैं, राइट ना, दोनों स्कॉलर जो हैं, दोनों स्कॉलर जो है हमारे बारे में बहुत सारी चीजें जनरलाइज करते हैं।
पहला स्टेटमेंट जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे जनरलाइजेशन के बारे में, कि हाँ इन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी चीजें जनरलाइज कर दी। इतना बड़ा भारत, इतना लंबा समय, राइट है ना, एंशियंट इंडिया के पूरे समय की हम बात कर रहे हैं, उसमें इन्होंने क्या कर दिया, जनरलाइजेशन किया कि भारत ये है, भारत वो है, भारत वो है। पढ़ने के बाद 2 4 5 बातें दिमाग में रह जाएं, ऐसा वाला जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन समझते हैं कि इन्होंने फाइनली भारत के बारे में क्या बताया। तो इस जनरलाइजेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते, वहां जगह वहीं लिख लीजिएगा। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरलाइजेशन, कि हाँ इन्होंने हमारे बारे में क्या जनरलाइज कर दिया है, क्या कह दिया है। तो नाउ, तो पहली बात इन्होंने जो कही है ना, पहली बात जो ये कह रहे हैं कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी और समय मिसिंग है। क्या कह दिया इन्होंने, एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें क्रोनोलॉजी नहीं है और इसमें समय का बहुत ध्यान नहीं रखा गया है, राइट है ना। पहली बात इन्होंने ये कही है। नाउ अगेन हम इस बात को हम सपोर्ट भी कर सकते हैं, ग्रॉस जनरलाइजेशन पूरी तरह भी गलत नहीं है, बट जनरलाइजेशन है। हम ये कहना ये चाहते हैं कि हमें हिस्ट्री का सेंस नहीं है, हमारी राइटिंग में हिस्ट्री बहुत सिस्टमैटिकली कभी लिखी ही नहीं गई। तो भारत के इतिहास में हिस्ट्री को बहुत सिस्टमैटिकली नहीं लिखा गया, ऐसा इन्होंने कहा है। अब इस बात पे अगर हम गौर करें तो हमें रियलाइज होगा कि हाँ ऐसी जो है मिडिवल से पहले एंशिएंट इंडिया में हम लोग वाकई सिस्टमैटिकली बहुत हिस्ट्री नहीं लिख रहे थे, राइट। ऐसा नहीं था कि सारे राजा अपने समय के अनुसार कि इस साल ये हुआ, उस साल वो हुआ है, ऐसा करके सारी चीजें नोट डाउन नहीं कर रहे थे। हमें ऐसा कोई लिटरेचर नहीं मिलता है या बहुत ही कम मिलता है। तो हाँ, तो ये कमी है, हाँ ये कमी है वाकई एंशिएंट इंडिया में कि हम लोग डायनेस्टी वाइज बहुत ज्यादा नोट डाउन नहीं कर रहे थे, बहुत नोटिंग नहीं कर रहे थे। और यही इसीलिए जो हमारे पास जो सोर्सेज भी हैं, राइट है ना, जो हमारा ज्ञान है हमारे एंशिएंट इंडिया के राजाओं के बारे में, वो थोड़ा सा लिमिटेड है। जैसे हमें उज्जैन के विक्रमादित्य राजा जो कि बहुत फेमस हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा लिटरेचर नहीं है, बहुत सारी बातें नहीं है, राइट है ना, तो नहीं एग्जिस्ट करता। हाँ, कोई लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं करता, कोई सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हाँ, तो इशू है, हाँ ये इशू है। तो कुछ बातें इन्होंने ठीक कही हैं, लेकिन अगेन दिस इज ग्रॉस जनरलाइजेशन। ऐसा भी नहीं है कि हमने कभी कुछ लिखा ही नहीं टाइम के अनुसार। जैसे कि मैं शुरू में भी कह रहा था कि पुराण लिखे गए हैं, राइट है ना, पुराण लिखे गए। अब पुराण में जो है, पुराण में डायनेस्टीज की बात करी गई है, समय की बात करी गई है, क्रोनोलॉजी की बात करी गई है। तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ ये बात 100% सही है। कुछ हद तक ठीक है, हम कुछ हद तक मानते हैं, राइट है ना, हम भी समझते हैं इस बात को कि हाँ कुछ हद तक जो है ठीक कहा इन्होंने। लेकिन स्टिल क्या हम इसे 100% एग्री करते हैं? नहीं, हम इसे 100% एग्री नहीं करते। तो पहली बात इन्होंने कही कि एंशिएंट हिस्ट्री, क्रोनोलॉजी मिसिंग है, समय मिसिंग है, हिस्ट्री का सेंस मिसिंग है। दूसरी बात इन्होंने कही कि भारत को शुरू से ही एक आदत है, डेस्पोटिक रूल की आदत है। भारत को क्या आदत है? डेस्पोटिक रूल की। मतलब यहां पे डेमोक्रेसी जैसा नहीं है, लोगों ने कभी खुद पे राज्य नहीं किया है। कोई राजा होता है जो डेस्पोटिक होता है, अपनी मर्जी के हिसाब से डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है, जैसा वो चाहेगा वैसा होगा, राइट। वही सोर्स ऑफ पावर है, वही सोर्स ऑफ पावर है। तो हमें हमेशा से ही डेस्पोटिक राजाओं की आदत रही है, राइट है ना। हमें हमेशा किसी एक आदमी की आदत रही है जो कि हमारे ऊपर रूल करे, राइट। दिस वॉज देयर अगेन जनरलाइजेशन। वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहां पे क्या मिसिंग है, हमारे यहां पे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहां पे सेल्फ रूल जैसा कुछ भी नहीं है, राइट है ना। जो राजा है वो पूरी तरह डेस्पोटिक है, मन मर्जी करता है, डिक्टेटर टाइप बिहेव करता है, ऐसा इन्होंने कहा हमारे बारे में। अगेन क्या ये बातें पूरी तरह सही है? नहीं, ये बात भी पूरी तरह सही नहीं है। पहली बात तो जो राजा बनता है उसके पास मंत्रीगण होते हैं, मंत्रीगण उसे राय मशवरा देते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, राजा जो है, राजा धर्म प्रवर्तका कहा गया है, राइट है ना, कि हाँ जो है वो धर्म को मेंटेन करता है। यानी जो धर्म की किताबें लिखी गई हैं सोसाइटी के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा, उनको वो फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि मनमौजी कुछ भी कर रहा है, राइट है ना, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ जो चाहेगा वो करेगा। कहीं ना कहीं देयर इज जो है, यू कैन से एडवाइजरी बॉडी, देयर इज सम रूल बुक जिसको वो फॉलो करता है, जिसको वो प्रैक्टिस करता है। तो डेस्पोटिक कह देना पूरी तरह से ये ठीक नहीं है ना, कि हाँ उसका मन हुआ कि जो है आज हमें केले खाने हैं तो हाँ तो केले खा रहा है, आज हमें आम खाना है तो आम खा रहा है। ऐसा कुछ भी जो है रैंडम सा नहीं चल रहा है। तो डेस्पोटिक रूल, बट इन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि हाँ भाई डेस्पोटिक रूल है, हमको ऐसे ही रूल की आदत है। नाउ तीसरी बात ये जो कहते हैं कि भाई जो है, जो यहाँ के लोग हैं, नेटिव्स, यहाँ के जो नेटिव्स हैं, नेटिव्स पूरी तरह से स्पिरिचुअलिज्म
पूरी तरह से स्पिरिचुअलिज्म में जो है खोए हुए हैं। उनकी जो हमेशा की परवाह है वो है कि अगले जन्म में क्या होगा, अगली दुनिया में क्या होगा, राइट, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा, नरक में जाएंगे तो क्या होगा। हम पूरी तरह से उसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट है, या हमारा पूरा फोकस जो है हमेशा जनता जो है, भारत की जनता, ऐसा ये कह रहे हैं, ग्रॉस जनरलाइजेशन, राइट, कि भारत का जनता का सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या है कि हमें अगले जन्म में क्या करना है, हमारा अगला जन्म कैसा होना चाहिए, दूसरी दुनिया में जाएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर फोकस है, राइट। स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर फोकस है कि हाँ आत्मा जो है वो ब्रह्मा का ही पार्ट है, राइट, ब्रह्म का हिस्सा है, ब्रह्म से कनेक्टेड है, हमें इस कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है। इन सब बातों पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने हमारे बारे में कहा। तो कहीं ना कहीं जो मटीरियलिज्म है, जो पदार्थ है, रिसोर्सेज हैं, क्या हम उसे ठीक से यूटिलाइज कर पा रहे हैं? नहीं। तो सवाल ये उठता है कि फिर जो है इस दुनिया में, राइट है ना, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में हमारा ध्यान कौन रखेगा, राइट है ना सवाल। तो हाँ, तो इस दुनिया में हमारा ध्यान कौन रखेगा, राइट है ना। सवाल उठ रहा है कि भाई जब हम लोग हमेशा अगली दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, राइट, अगले जन्म के बारे में सोच रहे हैं, तो इस जन्म का क्या, इस दुनिया का क्या, राइट है ना। तो हाँ, तो ये सवाल भी उठ गया इसी बात के साथ। प्लस एक और बात इन्होंने कही कि यूनिटी नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। राइट है ना, कि हाँ बहुत सारी जात एग्जिस्ट करती हैं, कास्ट एग्जिस्ट करती हैं, और उसमें जो है हायरार्की भी है, कोई लोअर कास्ट है, कोई हायर कास्ट है, उसमें बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब ये बात ऐसा पूरी तरह से गलत नहीं है, ठीक ही कहा इन्होंने, राइट है ना, कि हाँ कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन है, हायरार्की है, ठीक कहा इन्होंने। दूसरा इन्होंने कहा कि नेशनहुड जैसा कुछ भी नहीं है, राइट है ना, कि हाँ नेशनहुड आप कहिए कि सबके अंदर ये फीलिंग है कि वो भारत को बिलोंग करते हैं, नेशनहुड जैसी कोई यहां पर बात नहीं है, राइट है ना। तो हाँ, तो नेशनहुड मिसिंग है, डेस्पोटिक रूल की आदत है, सेल्फ रूल बिल्कुल उनको नहीं आता, ऐसा इन्होंने हमारे बारे में कहा। दूसरा जैसे विंसेंट आर्थर स्मिथ जो लिख रहे थे, उसमें इन्होंने रोल ऑफ फॉरेनर्स पे बहुत फोकस किया, बहुत ज्यादा, राइट है ना। तो हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे इतिहास में फॉरेनर्स का बड़ा रोल रहा है, रोल ऑफ फॉरेनर्स। तो आर्थर की बुक में 1/3 हिस्सा उसने अलेक्जेंडर की कहानी सुनाई है। एंशिएंट इंडिया में अलेक्जेंडर आया और बाहर से ही, ऊपर से ही चला गया वापस, मेन इधर भारत में घुसा भी नहीं था वो, राइट है ना, उधर ब्यास से ही वो वापस चला गया है। तो उसके इतिहास से बड़ा फोकस किया गया है कि अलेक्जेंडर आया था, यूरोपियन पहले भी आया था। तो कहीं ना कहीं फॉरेनर्स के ऊपर जो है खासा फोकस दिया गया है, राइट है ना, खासा जो है ध्यान दिया गया है कि हाँ फॉरेनर्स की जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे इतिहास में, भारत में। लेकिन उसमें क्या ये सच्चाई है, राइट है ना, ये बहुत सच्चाई तो नहीं, बहुत क्या लिमिटेड सच्चाई है इसमें, शायद ही कोई सच्चाई है इसमें। तो यहां पे हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर को जबरदस्ती हीरो बनाया गया है, राइट है ना। प्लस नो पॉलिटिकल यूनिटी वगैरह हमने बात करी कि कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी जब तक ब्रिटिशर्स यहां पर नहीं आए थे। ये सारा ग्रॉस जनरलाइजेशन है। तो कॉलोनियल व्यू के हिसाब से हमारा भारत कुछ ऐसा है। तो हम लोग चाह रहे थे कि जस्टिफिकेशन मिले, राइट है ना, कि हाँ भाई जो है इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट होगा तभी इंपीरियल रूल जस्टिफाई कर पाएंगे। तो नाउ दिस सीम्स जस्टिफाइड कि हाँ अंग्रेजों का जो राज्य है वो जस्टिफाइड है। रीजन कैसे जस्टिफाइड है दोस्त? तो ऐसे जस्टिफाइड है कि जब हमको सेल्फ रूल आता ही नहीं है, राइट, तो इन दैट केस अगर हमें डेस्पोटिक रूलर की आदत पड़ी है, अगर हम शुरू से ही ऐसे राजाओं या एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं जो पूरे राज्य को देखरेख करता है, तो अगर हमें डेस्पोटिक रूल, किसी राजा, किसी एक आदमी की आदत है, तो हाँ भाई ठीक है, लो एक आदमी, तो हमारे ऊपर ये लोग क्या बिठा देंगे? वाइसरॉय बिठा देंगे, राइट है ना, कि हाँ वाइसरॉय हमारे ऊपर रूल करेगा। हाँ, तो जो है जस्टिफाइड है भाई कि हाँ वाइसरॉय को बिठा दो, हमारे ऊपर रूल करेगा। सेल्फ गवर्नमेंट हमको देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो सेल्फ गवर्नमेंट कभी थी नहीं, हमें सेल्फ रूल करना कभी आता ही नहीं है। तो हर तरीके से जो है उनका रूल जस्टिफाई हो जाएगा। दूसरी बात, इस दुनिया में देख रेख कौन करेगा? तो हम ब्रिटिशर्स कहेंगे, हम करेंगे, राइट है ना, कि हाँ भाई अगर आप लोग अगली दुनिया को लेकर वरीड हैं तो इस दुनिया में आपकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा?
तो हाँ, तो ब्रिटिशर्स उठा देंगे। तो कहीं ना कहीं दिस जस्टिफाइज देयर रूल कि हाँ भाई, आपकी जिम्मेदारी आप नहीं उठाते हैं, आप अगली दुनिया को लेकर वरीड हैं, मटीरियलिज्म आपका बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, तो इन दैट केस हम लोग जो है ये सारी चीजें यहां पर देख लेंगे, राइट। प्लस आपको डेस्पोटिक रूल की आदत है, एक आदमी के रूल की आदत है, तो हम एक वाइसरॉय बिठा देते हैं, राजा जो है राजा टाइप का भारत के ऊपर, और वो भारत के ऊपर राज्य करेगा। तो इस तरह का इन्होंने क्या दिया, जनरलाइजेशन। तो यहां तक हमने समझा कि हाँ भाई, अंग्रेज पहली बात तो क्यों ही हमारी हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट ले रहे थे, ये बात हमने समझी कि कुछ स्कॉलर्स भी ऐसे थे, प्लस उन्हें अपना जो है जुडिशरी हैंडल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने के लिए भी ज़रूरी था, प्लस क्रिश्चियन मशीनरीज भी जानना चाहते थे कि हाँ भाई, भारत में क्या था, धर्म में क्या है, कैसे हम लोग इसमें डीप जाएंगे, प्लस जो है रूल को कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी करना था। ऐसे में कुछ स्कॉलर्स, बड़े स्कॉलर जो हुए, जो इसमें योगदान करेंगे, एक है मैक्स मुलर, दूसरे विंसेंट आर्थर स्मिथ, और इन्होंने क्या किया, जनरलाइजेशन किया, कुछ कुछ भारत के बारे में इन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई हमें हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, राइट, डेस्पोटिक रूल की आदत है, सेल्फ रूल हमको नहीं आता, दूसरी दुनिया को लेकर हम परेशान रहते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, नेशन जैसी कोई बात नहीं है, राइट, प्लस फॉरेनर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो दिस इज द होल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ योर कॉलोनियल व्यू, राइट ना, कि हाँ, जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे जैसे कि विंसेंट आर्थर स्मिथ और मैक्स मुलर, ये हमारी जब हिस्ट्री लिखेंगे तो इस नज़र से लिखेंगे। तो ऑलमोस्ट 1900 तक मान लो, या 1880 तक ऐसा मान लो कि 1880 तक यही थॉट डोमिनेट करेगा। 1880 तक की जो एंशिएंट हिस्ट्री होगी उसमें यही सारी बातें आपको बार बार रेजोनेट करती रहेगी, या 1900 तक कह लो कि 1910 तक जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें यही सारी बातें क्या है, रेजोनेट करती रहेंगी। नाउ अगेन आप कहेंगे सर ऐसा कोई क्लियर टाइम बता दीजिए, है ना, तो 1910 लिख लो अगर आप लिखना चाह रहे हैं। रीजन कि किसी किताब की फिलॉसफी कहां तक चलेगी इसको समय में नहीं बांधा जा सकता, राइट है ना, कि हाँ भाई जो है हम ये कह सकते हैं कि 1904 में ये पब्लिश हुई है ना, तो 1904 में पब्लिश हुई है तो हाँ ठीक है, अगले 10-15 साल इसका इंपैक्ट रहा होगा कुछ, या ब्रिटिशर्स के ऊपर इंपैक्ट इसका आगे भी रहा होगा शायद, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा स्कूल राइज कर जाएगा, अब वो थोड़ा टेक ओवर करने लगेगा। तो हमने फिलहाल अभी जुगलबंदी में पहली कहानी समझी है, पहली कहानी हमने बात करी है कि भाई कॉलोनियलिस्ट व्यू क्या है, राइट, ये हमने समझा। अब हम उतारते हैं दूसरी टीम को, राइट, मैंने कहा दो ही लोग इंपॉर्टेंट है, एक कॉलोनियलिस्ट और दूसरा हमारे अपने नेशनलिस्ट। तो अब मुद्दा उठता है कि नेशनलिस्ट, तो इनको लेकर आते हैं, राइट है ना, तो यहां तक समझ में आया है, तो हाँ, तो डू लेट मी नो कि हाँ जो है दिस इज क्लियर, है ना। मैं बार बार राइट बोलता हूँ, है ना, वो आदत ये है कि बच्चों से पूछते रहते हैं कि हाँ समझ में आया, राइट है ना, ओके है ना, तो वो वाली आदत पड़ी हुई है, तो हाँ, तो बार बार मैं राइट बोलते रहता हूँ। मैं भी खुद का रिकॉर्डिंग देखता हूँ तो देखता हूँ हाँ इतना राइट क्यों बोल रहा हूँ, तो वो जो है अपने आप से थोड़ा आदत हो गई है ना, बोलते रहने की कि हाँ समझ में आ रहा है, राइट, ओके ओके, ऐसे वाला जो है थोड़ा आदत सी पड़ गई, है ना। चलिए खैर, तो बात और आगे बढ़ाते हैं, तो बात करते हैं जो है नेशनलिस्ट व्यू की, कि नेशनलिस्ट अप्रोच क्या है। सुनाओ, तो एक हमने समझा कॉलोनियल अप्रोच, हमने 1770 से कहानी चालू करी और हमने कॉलोनियलिस्ट व्यू देखा, या ना कॉलोनियलिस्ट व्यू हम कह रहे हैं कि रफली चलता रहा, लेट से 1910-20, है ना, रफली ऐसा बोल दो। नाउ अब ये अगर हम समझें कि हाँ समवेयर अराउंड 1870s 1880s, नाउ 1870s के आसपास अब क्या हो रहा है, अब कहीं ना कहीं हम लोग भी जाग उठे हैं, राइट ना, तो हाँ, तो नेशनलिस्ट व्यू यहां से चालू होता है। नेशनलिस्ट व्यू, अब ये जो नेशनलिस्ट व्यू है जो 1870 1900 समथिंग 1920 समथिंग, राइट हाँ, ये जो नेशनलिस्ट व्यू है ना, ये आगे भी रहेगा। ये जो नेशनलिस्ट व्यू है, क्या अब सोच के देखो कि क्या उसने कॉलोनियलिस्ट व्यू पढ़ा होगा। अब ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेटेड है, इन्होंने क्या पाई है, वेस्टर्न एजुकेशन पाई है, राइट है ना, वेस्टर्न एजुकेशन पाई है। तो क्या ये कॉलोनियलिस्ट या फिर ब्रिटेन को समझते हैं, ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन को भी समझते हैं,
राइट है ना। और ये देख रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री के बारे में ऐसा जनरलाइजेशन हो रहा है, ऐसा बोल रहा है, हमारी हिस्ट्री के बारे में गड़बड़ बोल रहा है, राइट है ना। कहीं ये भी देख रहे हैं, उसको काउंटर करना चाहते हैं, राइट। दूसरी तरफ कुछ बातें देख रहे हैं कि हाँ ठीक भी हो रही है, ठीक कही जा रही है, ऐसा भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रियलाइजेशन उनको है। तो ऐसे दौर में हम देखेंगे कि ऐसे दौर में नेशनलिस्ट व्यू आता है। सुनाओ, तो नेशनलिस्ट व्यू, तो कहीं ना कहीं पहली बात तो नेशनलिस्ट व्यू जो है, नेशनलिस्ट व्यू चैलेंज करना चाहता है कॉलोनियलिस्ट व्यू को, राइट है ना, जुगलबंदी करना चाहता है, राइट है ना, कि आप ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे हैं। तो एक तो नेशनलिस्ट व्यू का जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है हमारे, ऐसे हिस्टोरियन जो भारतीय हैं, भारत के बारे में सोच रहे हैं, भारत के पर्सपेक्टिव के नजरिए से देख रहे हैं, राइट है ना, भारत के जो है भारत की ग्लोरी के हिसाब से सोच रहे हैं, तो हाँ, तो उनको एक तो कॉलोनियलिस्ट व्यू को चैलेंज करना है, राइट है ना। एक मुद्दा तो ये है। बट दूसरा मुद्दा कहीं ना कहीं जो निकल के आता है नेशनलिस्ट व्यू में, दूसरा मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि हाँ, उनको अपनी फ्यूडल सोसाइटी भी दिखाई दे रही है। तो दूसरा जो इनका मुद्दा है कि हाँ, एक डिकेइंग सोसाइटी, अब ये सब क्या है, मैं कीवर्ड्स लिखता हूं, है ना, कि मेंस में आप सीधे उठा के लिख सकते हैं, है ना, कि डिकेइंग फ्यूडल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इनको क्या दिख रहा है, आप जरा मुद्दे को समझो कि मान लो हम लोग 1860 1870 के दौर में कहीं पे हैं, हम लोगों ने पढ़ाई भी कर ली है, हम लोगों ने इनकी हिस्ट्री पढ़ ली, कॉलोनियलिस्ट व्यू हमने पढ़ लिया, अब हिस्ट्री पे हम लोग और रिसर्च कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और हमें रियलाइज हो रहा है कि कॉलोनियलिस्ट व्यू जो है ये ठीक नहीं है ना। अब एक तरफ हम इसको कॉलोनियलिस्ट व्यू को चैलेंज करें, इसके ऊपर ध्यान दें, या दूसरी तरफ हमें दिख रहा है कि हमारे भारत की जो सोसाइटी है इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, राइट है ना। ये जो सोसाइटी है इसमें इश्यूज अगर हम समझें तो पहली बात तो इलिटरेसी है, राइट है ना, इलिटरेसी है ना। इलिटरेसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वुमेन का स्टेटस है, स्टेटस ऑफ वुमेन, वो बहुत लो है, पैट्रियार्की है, राइट। तो वुमेन का स्टेटस काफी लो है, और क्या है, बहुत सारा सुपरस्टिशन है, ऑर्थोडॉक्सी है, सुपरस्टिशन, ऑर्थोडॉक्सी, और क्या है, और हमारे यहां कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या तो एक तरफ हमें इसे चैलेंज करना है, दूसरी तरफ हमें दिख रहा है कि यार ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्या पकड़ा जाए, इनको चैलेंज करने में टाइम इन्वेस्ट करें या फिर ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको एड्रेस करना चाहिए। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके हिसाब से, ना सोच के देखो, राइट है ना। तो हाँ, तो भाई यहां पे ज्यादा जरूरी क्या है, ये जो हमारे अंदर की कमियां हैं इसको दूर किया जाए, या फिर बाहर वाला क्या कह रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। तो समवेयर वी रियलाइज कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हम अपना घर साफ करें, राइट। कि बाहर वाला कह रहा है कि तुम्हारा घर गंदा है और तुम्हारे घर में वाकई तो कुछ गंदा है, तो उसको काउंटर करने की बजाय पहले घर साफ कर लो, बेटर है ना। तो यहां पे जो हमारा जो नेशनलिस्ट व्यू जो है उसमें कहीं ना कहीं जो मेजर फोकस सोशल रिफॉर्म के ऊपर है, राइट है ना। तो हम यहां पे रियलाइज करेंगे, तो यहां पे जो हमारा नेशनलिस्ट व्यू है कि जब हम चीजें साफ करेंगे, लोगों को इंस्पायर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बाहर वाला काउंटर हो जाएगा। तो हमारा मेन फोकस यहां पे अंग्रेजों को काउंटर करना नहीं है, मेन फोकस हमारा क्या है, मेन फोकस है कि भाई जो हमारा इशू है इसको सॉल्व किया जाए। तो इसमें पहला जो अप्रोच है, पहली साइड जो ये जाते हैं वो है सोशल रिफॉर्म्स, राइट है ना। तो पहला टारगेट है सोशल रिफॉर्म, दूसरा टारगेट जो है यहां पे वो है सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, राइट है ना। तो दूसरा टारगेट है सेल्फ गवर्नमेंट, थोड़ी जगह बचा के रखिएगा, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। तो कुछ हिस्टोरियंस क्या टारगेट करेंगे, कुछ हिस्टोरियंस सोशल रिफॉर्म टारगेट करेंगे, और कुछ हिस्टोरियन पॉलिटी साइड टारगेट करेंगे कि ये लोग कह रहे थे कि सेल्फ गवर्नमेंट हमको नहीं आती, हमें अपने ऊपर रूल करना नहीं आता, ये हमारा मुद्दा है, तो हाँ ठीक है, हम उसको टारगेट करेंगे। तो कुछ हिस्टोरियन इसके ऊपर लिखेंगे, कुछ हिस्टोरियन इसके ऊपर लिखेंगे। नो, यहां पे भी दो स्कूल क्रिएट हो जाते हैं, दो अलग अलग विंग्स क्रिएट हो जाते हैं। तो सोशल रिफॉर्म साइड अगर हम देखें तो यहां पे भी दो विंग्स हैं, एक विंग है जो कि रैशनलिस्ट अप्रोच है,
और दूसरी विंग जो है उसे बोलते हैं हिंदू रिवाइवलिज्म। विंग बोले तो कि ऐसे हिस्टोरियन जो इस तरीके से लिखते हैं। अभी क्या होता है एक एक करके समझते हैं। पहला हमने समझा कि हाँ ये वो मुद्दा है जो कि सोशल रिफॉर्म टारगेट कर रहा है, पहले इनकी बात करते हैं। पहले रैशनलिस्ट अप्रोच की बात करते हैं। नाउ रैशनलिस्ट अप्रोच क्या होता है? रैशनलिस्ट अप्रोच होता है जब हम जो है लॉजिकल बात करें कि लॉजिकली जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है नहीं होना चाहिए, इंसानों को आपस में ऐसे हर्मेटिकली या फिर हायरार्किकली नहीं बांटना चाहिए। राइट, हाँ कि गलत है तो हाँ हम उसमें एग्जांपल देंगे, हम उसमें समझाएंगे, हम अपना इतिहास बताएंगे कि हाँ इतिहास में ऐसा ऐसा हुआ था। राइट, इतिहास में ये चीज़ें फिक्स करनी चाहिए, या ये गलत हुआ था या सही हुआ था। इतिहास में हम ऐसी कहानियां सुनाएंगे, ऐसी बातें बताएंगे कि लोग इस डिस्क्रिमिनेशन से, इन बातों से बाहर निकल सकें। राइट, अगर महिला के साथ गलत हो रहा है तो हम इतिहास में बताएंगे कि हाँ भाई उस राज्य में महिलाओं के साथ अच्छा होता था, महिलाओं का स्टेटस ये था वो था, ये सारी हम बातें रखेंगे। तो जब लॉजिक का आप इस्तेमाल करें, राइट है ना, रैशनल व्यू का अगर आप इस्तेमाल करें कि रीजन दे, है ना, कारण दे कि हाँ क्यों, लॉजिक दे तो क्यों, है ना, तो देन दैट इज कॉल्ड एज रैशनलिस्ट अप्रोच। तो पहला जो अप्रोच है दैट इज रैशनलिस्ट अप्रोच। कि कुछ हिस्टोरियंस जो अपनी राइटिंग में रैशनलिस्ट अप्रोच अपनाएंगे कि हाँ भाई ये गलत था, ये सही होना चाहिए, हमारे भारत में ऐसा 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 हुआ था। तो ये इतिहास जब लिखेंगे, एंशिएंट इंडिया लिखेंगे, तो रैशनलिस्ट व्यू, रैशनलिस्ट अप्रोच से लिखेंगे। अब जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है राजेंद्र लाल मित्रा का। राजेंद्र लाल मित्रा, तो राजेंद्र लाल मित्रा, तो फर्स्ट नेम हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं अभी, तो राजेंद्र लाल मित्रा। पहले कम से कम नाम रियलाइज कर सको। बाय द वे दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल स्टूडेंट्स, है ना, जो ऑप्शनल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया चैप्टर है ये, बहुत बढ़िया चैप्टर है कि कुछ हिस्टोरियंस को आप जान जाएंगे। हालांकि ऑप्शनल में आप और डिटेल पढ़ेंगे उनके बारे में वगैरह, है ना, तो ऑप्शनल में रहने देते हैं, अभी फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। सो नाउ, तो जैसे कि जो है इनका जो दौर है ये 1880s 1890s का दौर है राजेंद्र लाल मित्रा जी का। तो राजेंद्र लाल मित्रा विल सी, है ना, तो पहला नाम जो हम डिस्कस कर रहे हैं इज राजेंद्र लाल मित्रा। तो राजेंद्र लाल मित्रा ही जैसा कि हमने कहा कि रैशनल व्यू को बिलोंग करते हैं, रैशनलिस्ट हैं, एंड ये बात करने लगेंगे इंडो आर्यंस की, है ना, इंडो आर्यंस की। अब इंडो आर्यंस उस समय जो सोसाइटी थी, जैसे इंडो आर्यंस जब आए थे तो वो चरवाहे हुआ करते थे, राइट, पेस्टोरल हुआ करते थे, जानवर चरवाते थे। और अगर कोई चरवाहा है, जानवर चरवाता है, तो वो मीट ईटर होगा, राइट है ना। ऐसा इन्होंने कहा कि हाँ वो मीट खाया करते थे। इनफैक्ट इन्होंने ये भी लिखा कि वो बीफ भी कंज्यूम किया करते थे, ऐसा भी इन्होंने लिखा है। तो राजेंद्र लाल मित्रा बेसिकली लॉजिकली बात कर रहे थे कि लॉजिकली, क्योंकि अगर हम चरवाहे हैं, अगर जो है आर्यंस चरवाहे हैं इनिशियली, तो वो मीट कंजम्पशन किया करते होंगे, ऐसा इन्होंने लॉजिकली यहां पे बात रखी, राइट है ना। तो ऐसा इन्होंने, तो इंडो आर्यंस का बहुत इन्होंने डिस्कशन किया। यस, वैदिक टेक्स्ट जो अवेलेबल था, वैदिक टेक्स्ट इन्होंने पब्लिश किया कि वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, वेदों में वैसा लिखा हुआ है, हम क्या सीख सकते हैं वेदों से। तो राजेंद्र लाल मित्रा, राइट ना, हाँ, तो ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये सारा कंट्रीब्यूशन दिया। यस, राजेंद्र लाल मित्रा। दूसरा जो नाम आता है वो है आरजी भंडारकर। नाउ आरजी भंडारकर इज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर। तो मैंने कहा भी कि ओवरऑल व्यू ही सोशल रिफॉर्म का है, तो सोशल रिफॉर्मर। एमजी रानाडे जी के बहुत अच्छे मित्र भी हैं आरजी भंडारकर। तो एमजी रानाडे और आरजी भंडारकर जो भी कुछ करते हैं ऑलमोस्ट साथ में ही करते हैं, राइट है ना। तो हाँ, तो जो है आरजी भंडारकर। तो दूसरा जो नाम आ रहा है वो है आरजी भंडारकर। क्या तो नाम लिखते हैं फिलहाल, तो राजेंद्र लाल मित्रा हमने समझा, राइट। दूसरा आरजी भंडारकर। आपके पास जगह हो यहीं पे लिख लीजिए, इंडो आर्यंस की बात करी है, वैदिक टेक्स्ट की बात करी है, राइट। आरजी भंडारकर। नाउ आरजी भंडारकर, ये आरजी भंडारकर महाराष्ट्र से, राइट है ना, तो महाराष्ट्र। तो आरजी मुंबई जो है प्रोविंस था उस समय, बॉम्बे प्रोविंस, उसको बिलोंग करते थे आरजी भंडारकर। तो आरजी भंडारकर से क्या बात करी है, सतवाहनास की बात करी है, राइट है ना। तो हाँ, तो हिस्ट्री ऑफ सतवाहनास उन्होंने डिस्कस करी है। तो एक जो उनका मेजर डिस्कशन है वो है सतवाहनास के ऊपर, पढ़ेंगे हम लोग एंशिएंट इंडिया में कि डेक्कन में जो है जो पहला बड़ा रूल स्टैब्लिश हुआ, राइट है ना, जो प्योरली डेक्कन में है। तो डेक्कन में सतवाहनास का राज्य हुआ करता था एंशिएंट इंडिया में। तो हाँ, तो सतवाहनास का राज्य उन्होंने डिस्कस किया है, सतवाहनास के ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन किया है। वैष्णविज्म कैसे ग्रो हुआ, महाराष्ट्र में वैष्णविज्म कैसे ग्रो हुआ, तो दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है उनका वैष्णविज्म। तो रिलीजन भी टच अपॉन किया है, वैष्णविज्म की बात करी है, सतवाहनास राजाओं की बात करी है, डायनेस्टी की बात करी है, कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करी है। तो हाँ, तो पहला जो डिस्कशन है उनका मेजर जो डिस्कशन है, जो आप दो नाम ध्यान रख सकते हैं, सतवाहनास और वैष्णविज्म। आरजी भंडारकर का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, यस। प्लस जैसा कि हमने कहा सोशल रिफॉर्मर भी है वो।
तो सोशल रिफॉर्मर होने की वजह से एक उन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है, राइट है ना, कि हाँ ये जो हायरार्की है ये गलत है, डिस्क्रिमिनेशन गलत है। दूसरा, महिलाओं के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है कि चाइल्ड मैरिज हो रही थी, छोटी छोटी बच्चों की शादी हो रही थी, तो उन्होंने प्रूफ दिया कि नहीं भाई जो है हम एंशिएंट इंडिया में इस उम्र में शादियां होती थी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्यूबर्टी के पहले ही शादी हो जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, प्यूबर्टी के बाद भी विवाह हो सकता है, 16 साल की उम्र में भी विवाह हो सकता है, कोई ऐसा 10 साल 9 साल में शादी करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। तो ये सारा उन्होंने जो है कोट करने की कोशिश करी कि हाँ एंशिएंट इंडिया में दिस वॉज ऑल अलाउड, राइट ना, कि हाँ भाई अलाउड है, ऐसा नहीं कि हाँ छोटी बच्ची की शादी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ना। तो हाँ, तो विडो रीमैरिज जो एक और बड़ा मुद्दा उन्होंने इस समय उठाया 1860s के दौर में, राइट, विच वॉज 1860s टू 1890 समवेयर, ही इज वेरी वेरी एक्टिव। तो इस दौर में उन्होंने विडो रीमैरिज का मुद्दा उठाया है ना, विधवा विवाह, कि विधवा जो थी, विधवा की जो पोजीशन है हमारे जो है इंडिया में उस समय, उसमें क्या है, उसमें कहीं ना कहीं जो है विधवाओं को जो है शादी नहीं करने दी जा रही, दोबारा विवाह उसका नहीं हो सकता। तो विडो रिमैरिज पे उन्होंने जो है आवाज़ उठाई कि यहाँ पे विडो रिमैरिज हो सकती है, हमारे जो एंशिएंट इंडिया है उसमें नियोग हुआ करता था, राइट, लिवरेट हुआ करता था, जिसमें विधवा की विवाह हो जाता था, अपने ही किसी देवर से या किसी से भी जिससे रिश्ता हो, है ना, उससे जो है शादी यहाँ पर कर दी जाती थी। ऐसा आरजी भंडारकर जी ने आवाज़ उठाई। नाउ आरजी भंडारकर हमने समझा कि हाँ भाई जो है उनका जो मेन मुद्दा था सोशल रिफॉर्म था, राइट है ना। वही कहानी एक और आगे बढ़ाते हैं विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े जी। तो काशीनाथ राजवाड़े, नाउ काशीनाथ राजवाड़े विल फाइंड कि ही इज बेसिकली अगेन एक्टिव इन जो है महाराष्ट्र ओनली। तो महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में गांव गांव गए, राइट, उन्होंने वहाँ पे जो है वहाँ के मंदिरों में जो मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह होती हैं, जो लिटरेचर वगैरह होता है, वो सब निकाला। और कहीं ना कहीं जो मराठा हिस्ट्री है उस समय, राइट है ना, कि मराठास किस तरीके से ग्रो हुए, क्या राज्य था, उसके ऊपर उन्होंने खूब रिसर्च करी। तो मराठा हिस्ट्री उन्होंने लिखी, मराठा हिस्ट्री पे उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी और मराठा हिस्ट्री उन्होंने लिखी। दूसरा, उन्होंने जो है शादी के ऊपर, राइट है ना, कि हाँ एक इनकी जो है किताब है भारतीय विवाह संस्था का इतिहास, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो वैदिक जो है व्यू है शादी का, राइट ना, वो क्या है, वेदों में शादी को किस तरीके से देखा गया है, किस प्रकार की शादियां हो सकती हैं, क्या उसके कस्टम्स हैं, क्या उसके रिचुअल्स हैं, इसका राजवाड़े जी ने जो है काफ़ी विवरण किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, फेमस किताब है ये, आज भी रेफर करी जाती है, राइट ना, कि शादी के बारे में कंप्लीट उन्होंने रिसर्च कर डाली कि शादियाँ क्या थी, क्या होता था। तो हमारे इतिहास में जो है शादी का मतलब खाली शादी नहीं है, शादी का मतलब एक रिलेशनशिप है, राइट है ना, एक मूलभूत, एक फंडामेंटल रिलेशनशिप है कि जब एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होगा तभी वो पूरी फैमिली क्रिएट होगी। तो यूनिट ऑफ सोसाइटी जो है वो फैमिली है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रकाश डाला कि हमारे एंशिएंट इंडिया में हमारी शादियां जो होती थी, जो रिलेशनशिप हुआ करते थे, जो फैमिलीज हुआ करती थी, वो क्या थी, कैसे बनती थी, उनके फंडामेंटल्स क्या थे, वर्च्यूज क्या थी, किन बुनियादों के ऊपर वो रिश्ता जो है बेस्ड होता था। तो ये सारी बातें किसने देखी, राजवाड़े जी ने जो है ये सारी बातें कही। तो ये इंपॉर्टेंट है, यस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस में एग्जाम्पल बन सकते हैं, बढ़िया, राइट है ना। तो हाँ, तो चलिए, तो राजवाड़े जी की हमने बात करी। अगला नाम आता है पांडुरंग वमन काणे जी का। पांडुरंग वमन काणे, तो पांडुरंग वमन काणे, तो पांडुरंग वमन काणे ही इज ऑल्सो सोशल रिफॉर्मर, और इन्होंने लिखी है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र का इतिहास। तो जो हमारा धर्मशास्त्र थे, तो बहुत सारे हमारे धर्मशास्त्र हैं, धर्मसूत्र हैं, मनुस्मृति, यज्ञवादक की स्मृति, नारद स्मृति, ऐसी बहुत सारी स्मृतिज लिखी गई हैं, बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं कि लॉ क्या होता है, धर्म क्या है, किसका क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है। ये जो सारे धर्मशास्त्र जो लिखे गए हैं उनका इतिहास, तो उनका पूरा इतिहास उन्होंने लिख डाला, राइट ना। तो हाँ, तो ये भी एक क्लासिक है, ये भी एक क्लासिकल किताब है। इसमें हमारी सोसाइटी के, तो बेसिकली अगेन सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है कि जब आप राजा की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, सबकी जिम्मेदारियों की बात करेंगे, तब तो आपको सोसाइटी के बारे में पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो ये एक अथॉरिटेटिव किताब है सोसाइटी के ऊपर कि एंशिएंट इंडिया की सोसाइटी में क्या हो रहा था,
क्या रूल्स फॉलो हो रहे थे, किसकी क्या जिम्मेदारी होती थी, किस तरीके से जो है समाज चल रहा था, ये सारी बातें किसने बताई? वमन जी ने सारी बातें बताई कि हाँ इस तरीके से ऐसा ऐसा हो रहा था। तो अगेन दिस इज ऑल्सो क्लासिक, दिस इज ऑल्सो क्लासिक। हमारे सोशल लॉज, हमारे कस्टम्स के ऊपर इन्होंने ये पूरी किताब लिख डाली। तो वमन काणे जी की ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, यस पीवी काणे है ना, ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो हमें ये सब बताती है। तो ये हमारी बात हो गई रैशनलिस्ट अप्रोच की। नाउ हिंदू रिवाइवलिज्म साइड चलते हैं, कहानी और आगे बढ़ाते हैं। नाउ व्हाट इज हिंदू रिवाइवलिज्म? हिंदू रिवाइवलिज्म इज कि जब आप जो है हिंदुज्म धर्म को जो है सर्वोपरि मान के लिखें, राइट है ना, कि हाँ जो भी इतिहास है उसमें हिंदुज्म डोमिनेट कर रहा है, राइट है ना, कि हाँ इट इज ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू रिलीजन। तो उसमें कहीं ना कहीं सुपीरियोरिटी जो है वो रिलीजन की आ गई है, कि उसमें पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी को बेस करके इतिहास ना लिखा जाए, धर्म को बेस करके इतिहास ना लिखा जाए, बल्कि जो है धर्म मतलब जो है धर्मशास्त्र वाला धर्म, रिलीजन को बेस करके जब किताब लिखी गई, हिस्ट्री लिखी गई, तो उसे क्या कहा गया? उसे रिवाइवलिस्ट कहा गया, कि हिंदू रिवाइवलिज्म, कि हाँ भाई कहीं ना कहीं वो वाला जो हिंदुज्म है या जो ब्राह्मणिज्म है उसकी ग्लोरी की बात हो रही है, और जो भी एंशिएंट इंडिया में हो रहा है वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है। अब इसमें जो एक नाम आता है वो आरसी मजूमदार जी का आता है, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार जी के बारे में फिर से पढ़ेंगे। बाय द वे इन लोगों को आप और जानेंगे, स्पेशली आरजी भंडारकर, आरसी मजूमदार, राइट। इनको जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो फिर से सोशल रिफॉर्मर वगैरह में या फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 में हम मजूमदार जी का डिस्कशन करेंगे कि हाँ भाई उनका क्या व्यू है अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो फिलहाल तो अनदर व्यू विच वी आर गेटिंग इज ऑफ आरसी मजूमदार। इन्होंने लिखा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, राइट ना। तो हाँ इनकी किताब है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, जिसमें उन्होंने है ना तो डीप इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो है ये अर्ली हिस्ट्री पे इन्होंने जो बेसिकली किताब लिखी है, नॉट आरजी भंडारकर, हम बात कर रहे हैं हिंदू रिवाइवलिज्म की, राइट है ना। तो आरसी मजूमदार वी आर फाइंडिंग कि हाँ भाई हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, ये इन्होंने किताब लिखी जिसमें उनका जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर है? धर्म के ऊपर या हिंदुज्म के ऊपर इनका मेन फोकस है। चलिए अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे, विच इज सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट का जो मुद्दा है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस जो थे वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर सवाल जो है उठाने लगे या किताब लिखने लगे, हिस्ट्री लिखने लगे। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री, अब याद करो कि हमारा जो कॉलोनियल व्यू था वो कहीं ना कहीं कहना क्या चाहता था? क्या कह रहे थे ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि डेस्पोटिक रूल होता है, हम लोग को सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह करना नहीं आता है। तो कुछ हिस्टोरियंस ने मुद्दा बनाया पॉलिटी को, राइट है ना, कि हाँ इंडियन पॉलिटी एंशिएंट इंडिया में कैसी हुआ करती थी, किस तरीके के राज्य हुआ करते थे। तो पॉलिटिकल व्यू जो है हम समझेंगे कि हमें कहीं ना कहीं एंशिएंट इंडिया में रियलाइज होता है कि भाई हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा एक्सपर्टीज है। जैसे कि जब अर्थशास्त्र आया, अर्थशास्त्र बहुत बाद में पता चला, 1920 के आसपास अर्थशास्त्र पॉपुलर हुआ, 1905 में हमको अर्थशास्त्र वापस मिल गया था, खो गया था हमारा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र हमें 1920 समवेयर जो है 1920 में अर्थशास्त्र मिलता है, राइट है ना। तो समवेयर अराउंड 1920s, 1915 कह लो, 1915 प्लस अर्थशास्त्र फेमस होने लगता है। नाउ अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन पॉलिटी, कि हाँ भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करना है, एंड ऑल्सो अ बुक ऑन इकोनॉमी। तो दोनों बातें कि हाँ भाई राज्य की इकोनॉमी कैसे चलानी है, पॉलिटी कैसे चलानी है, इसकी बहुत बेहतरीन किताब है अर्थशास्त्र, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अर्थशास्त्र तो बाद में आई, बट उसके पहले हमारे कुछ और भी हिस्टोरियंस हैं, जैसे कि वन नेम इज देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, तो एक नाम आता है देवदत्त राम कृष्ण भंडारकर। तो ये भी वही 1900 के आसपास है, 1900 के दौर में, 1900 के आसपास वी फाइंड कि देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर इज देयर। अब उन्होंने क्या बातें रखी? अर्थशास्त्र तो तब तक पता नहीं था, राइट। उन्होंने बात रखा अशोका की, राइट। अशोक के बारे में इन्होंने लिखा, अशोक कि अशोक किस तरह राज्य कर रहा था।
तो एंशियंट इंडिया की पॉलिटी किस तरह की होती थी, उस समय के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किस तरह के होते थे, राज्य किस तरह से चलते थे, अशोका किस तरह से राज्य करता था, ये सारी बातें किसने रखी, भंडारकर जी ने रखी, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भारत भी एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वोपरि था। राइट, बहुत बढ़िया हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करने में सक्षम है, ऐसा नहीं है कि हमें अंग्रेजों की जरूरत है। राइट है ना, अंग्रेज हमको सिखाएंगे राज्य कैसे करते हैं, बहुत बढ़िया, पूरे ही भारत पे, है ना, चक्रवर्ती राजा था, पूरे ही भारत पे ऑलमोस्ट उसने राज्य किया है, खाली साउथ का छोटा सा पार्ट छोड़ के, तमिलनाडु केरला छोड़ के पूरे ही भारत पे जो है उसका राज्य रहा, इनफैक्ट अफगानिस्तान तक उसका राज्य रहा है। राइट, तो हाँ, तो देवदत्त रामकृष्ण ने इसके ऊपर प्रकाश डाला कि भाई हमको हल्के मत लो, हम लोग एक्सपर्ट हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरा नाम आता है हेमचंद्र राय चौधरी का। हेमचंद्र जी ने अगेन जो हिस्ट्री लिखी, इन्होंने कहानी शुरू करी महाभारत से, और महाभारत से गुप्ता एरा तक इन्होंने पूरी कहानी बताई। राइट ना, तो रफली टिल 600 एडी, मैं कल लास्ट टाइम में सिखा रहा था कि एडी और बीसी वगैरह क्या होता है ना, तो 600 एडी तक जहां तक हम लोग एंशियंट इंडिया रखते हैं, वहां तक इन्होंने जो है एंशियंट इंडिया कवर करी। तो 10th सेंचुरी बीसी से जो है 600 एडी, ऑलमोस्ट 1600 साल की कहानी इन्होंने पूरी लिखी। राइट है ना, उसमें उन्होंने इनफैक्ट जो आर्थर स्मिथ थी उसकी राइटिंग को भी रिकॉग्नाइज किया। राइट है ना, कि हाँ कुछ बातें जो थोड़ी बहुत ठीक कही थी आर्थर स्मिथ ने, राइट है ना, उन बातों को भी रिकॉग्नाइज किया, अपनी बातें बताई कि भाई भारत में ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। प्लस कहीं ना कहीं जो इनकी थॉट है, इनकी थॉट में थोड़ा सा ब्राह्मणिज्म झलकता है, थोड़ा सा ये वाला व्यू आता है, तो ब्राह्मणिज्म स्ट्रीक हमको थोड़ा दिखाई देगा। राइट है ना, कि हाँ ब्राह्मणिज्म व्यू है ना, कि हाँ भाई, क्योंकि देखो अगेन एंशियंट इंडिया में जो रिलीजन है, ब्राह्मणिज्म जो है वो डोमिनेटिंग है। यस, डोमिनेटिंग है भाई, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ब्राह्मणिज्म ने। दैट इज द रीजन शायद इनकी जो राइटिंग है उसमें ये बातें हमें दिखाई देती हैं। अब क्योंकि अशोक जो है हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो अशोक बुद्धिज्म को सपोर्ट करता है, तो दैट इज द रीजन कि हाँ हेमचंद्र जो है अशोक को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। तो दो राइटर हमको दिख रहे हैं, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, एक जो अशोक को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अशोक के रूल की बात कर रहे हैं, दूसरे अशोक को लेके थोड़ा क्रिटिकल है। राइट, हेमचंद्र थोड़ा सा क्रिटिकल है अशोक को लेके। तो फिलहाल कहने का मतलब दोनों ही तरफ हमें एंशियंट इंडिया की यू कैन से महिमा के बारे में पता चलता है, गरिमा के बारे में पता चलता है। दोनों ही राइटर्स ने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टैंड लिया है कि हाँ भाई हमारी पॉलिटिकल जानकारी थी। राइट है ना, पॉलिटिकल राइटिंग्स में हम लोग किया करते थे, लिखा करते थे। तो दीज आर द मेन राइटर्स, इतना कम से कम ध्यान रखो, है ना, जब आप लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, अगर आप लेट से जो है अपने हिस्टोरियंस पे, राइट है ना, कि हाँ आपको नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस की बात करनी है, तो आप एक तो बात करिए कि हमारे जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं उनके दो मुद्दे हैं, एक सोशल रिफॉर्म और दूसरा पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट। राइट है ना, एक तरफ हम बताते हैं रैशनलिस्ट अप्रोच कि भाई सोशल रिफॉर्म में एक रैशनलिस्ट अप्रोच वाले लोग हैं, जैसे कि आर.जी. भंडारकर, राजेंद्र लाल मित्रा, दो नाम कम से कम ध्यान रखो। और दूसरी तरफ हिंदू रिवाइवलिज्म कि हाँ भाई रिलीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करके, या प्रायोरिटी जो है यहाँ पे रिलीजन को बताया गया है। तीसरी तरफ हम बात कर रहे हैं सेल्फ गवर्नमेंट की कि हाँ भाई जो सेल्फ गवर्नमेंट है, हमें अपना रूल करना आता है। हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया रूल हुआ करते थे, अशोका का रूल बहुत बढ़िया था। राइट है ना, बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था जो वो मैनेज करता था। राइट, उसमें नाम आता है देवदत्त जी का, नाम आता है हेमचंद्र जी का, तो हेमचंद्र राय चौधरी। एक और नाम है नीलकांत शास्त्री। राइट, इफ यू वांट टू ऐड, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने हेमचंद्र राय चौधरी जी की बात करी, हमने आरती मजुमदार जी की बात करी। राइट है ना, नीलकांत शास्त्री बेसिकली इनकी दो किताबें हैं। एक किताब में इन्होंने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया लिखा है। राइट है ना, तो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया सुनाओ, एक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और दूसरा हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया है। अगेन बिफोर वी गो हेड, छोटी सी बात कि नॉर्मली क्या है कि इंडियन हिस्ट्री में साउथ इंडियन हिस्ट्री थोड़ा सा बैक सीट ले लेती है कि हाँ जो मेजर फोकस रहा है, जो मेजर यू कैन से जो हमको एक्सकवेशंस भी मिले हैं, मेजर जो प्रूफ लिटरेचर भी मिला है, वो नॉर्दर्न इंडिया के बारे में है। सदर्न इंडिया की हिस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक सीट पे है, बहुत ज़्यादा फोकस सदर्न इंडियन हिस्ट्री पे नहीं रहा है। लेकिन ही कमिंग फ्रॉम जो है साउथ इंडिया, राइट, नीलकांत शास्त्री ने पहले जो किताब लिखी, इन्होंने भी नॉर्थ इंडिया पे फोकस करके लिखा, बट इनको फिर अपनी गलती एहसास हुआ कि नहीं साउथ इंडिया पे फोकस करना है, तो इनकी जो दूसरी किताब है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, वो इन्होंने लिखी। अब ये एमसीक्यू बन सकता है, राइट ना, कि यह हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया किसकी किताब है? नीलकांत शास्त्री जी की किताब है। तो ओवरऑल अगेन फॉर द कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू, क्या हम कहें कि हाँ भाई जो है आप क्या लिखेंगे कंक्लूड करने के लिए, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन,
तो दो चीजें जो है आप कह सकते हैं कि हमें डोमिनेटिंग मिलेगी इस पूरी राइटिंग में। एक हमको दिखाई देगा कि भाई हार्मनी की बात करी गई, राइट है ना। तो नेशनलिस्ट व्यू में एक तो हार्मनी की बात करी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हार्मनी इन एंशिएंट सोसाइटी। और कहीं ना कहीं दूसरा जो एंगल हमें बहुत डोमिनेटिंग दिखता है राइटिंग्स में इज सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स। राइट है ना। तो हाँ, तो ये दो व्यू हमको काफी दिखाई देंगे। हालांकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप पहले पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब बात करेंगे कि हमारी जो राइटिंग्स हैं वो आप दो बातें लिख सकते हैं। एक आप राइटिंग में बात कर सकते हैं कि एक हमने दिखाया, क्या हमने दिखाया कि हमारा जो एंशिएंट इंडिया था उसमें सोसाइटीज आपस में प्यार मोहब्बत से रहती थी, हार्मनी थी, राइट है ना, ब्रदरहुड था, एक बात। दूसरा, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तीसरा, यू कैन टॉक अबाउट सेल्फ गवर्नमेंट, कि हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो भी बहुत स्ट्रांग थे। तो सोशल हार्मनी तो थी ही थी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि हमारे राजा जो थे, जैसे आप अर्थशास्त्र को कोट कर सकते हैं, आप ये पॉलिटिकल डिस्कशन कोट कर सकते हैं, अशोक को कोट कर सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया में जो हमारी डायनेस्टीज थी, जो राज्य थे, वो बहुत ही रोबस्ट हुआ करते थे। तो बढ़िया पॉलिटिकल जो है डेवलपमेंट हमने देखा है अपने एंशिएंट इंडिया में। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे आप फोकस कर सकते हैं, आप सोसाइटीज की हार्मनी की बात कर सकते हैं, और कुछ आप एग्जांपल दे सकते हैं। आप बात कर सकते हैं कि सोशल रिफॉर्म पे फोकस किया है, और कहीं ना कहीं जो टोटल व्यू है ये वो जुगलबंदी का पार्ट भी है कि हाँ, इसने सेल्फ गवर्नमेंट ने, कि हम जब अपने ऊपर रूल कर सकते हैं, हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया राज्य हुए हैं, तो इन दैट केस हमें अंग्रेजों की कोई जरूरत नहीं है, राइट है ना। कि ऐसा नहीं कि अंग्रेज हमको सिखाएंगे कि राज्य कैसे करते हैं, हम लोग एंशिएंट इंडिया में ही बढ़िया बढ़िया राज्य कर चुके हैं, राइट है ना। तो ये सारी जो है चीजें हमें यहां से पता चलती हैं। तो नाउ, तो अगेन इसको थोड़ा सा जो है समराइज कर लेते हैं। तो हमें क्या दिखाई देगा कि नेशनलिस्ट व्यू क्या कहता है, इसे थोड़ा सा जीरो डाउन कर लेते हैं। नेशनलिस्ट व्यू, तो नेशनलिस्ट व्यू जो है, एक तो हमने बात करी कि सोशल हार्मनी की बात करता है। नेशनलिस्ट व्यू यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है, राइट। एंड तीसरा, पॉलिटिकल साइड अगर हम कहें, पॉलिटिकल साइड, तो हम लोग बात करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट की, है ना। एग्जाम्पल आप अशोक वगैरह की बात कर सकते हैं, अशोका। then we can also talk about कि जो रिस्पेक्टिव रीजन्स में डायनेस्टीज हैं, जैसे कि सतवाहनास, इन रिस्पेक्टिव रीजन कि डेक्कन में सतवाहनास थे, राइट, उनकी ग्लोरी, उनके बारे में, ये सब बातों के बारे में बात करी है, राइट है ना। प्लस कहीं ना कहीं दीज राइटिंग्स आर इंस्पायर्ड बाय नेशनलिज्म, राइट है ना। कि कहीं ना कहीं देश की बात हो रही है, राष्ट्र की बात हो रही है, कि हम सारे लोग इस राष्ट्र को बिलोंग करते हैं और ये एंशिएंट इंडिया है, भारत की बात हो रही है, राइट है। तो हाँ, तो एंशिएंट इंडिया का डिस्कशन है। जैसे कि इस बार अलेक्जेंडर पे फोकस नहीं किया गया है, इस बार फोकस किया गया है ना, कि अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई हुई थी। हाँ, तो पोरस पे फोकस किया गया है कि हाँ देखो, पोरस अलेक्जेंडर पे भारी पड़ गया था, इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है। इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरीके से फॉरेनर्स को हराते हैं, राइट है ना। कि हाँ, नॉर्थ वेस्ट रीजन में किस तरीके से वो जो है एक्सपैंड कर रहे थे, पढ़ेंगे हम लोग ये सब, राइट है। तो इन सब चीजों पे फोकस किया गया है, ये नहीं कि अलेक्जेंडर आया है वही पूरी कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल व्यू जो है, कहानी जो है, काफी हद तक जो है चेंज हो गई है जो है, और ये राइटिंग रही है टिल 1960s। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1860 से 1960 कहीं ना कहीं आपको नेशनलिस्ट व्यू डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा। तो नेशनलिस्ट व्यू जब आ जाएगा तो हमारा हिस्ट्री देखने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। कॉलोनियल व्यू था तो हम लोग अलग तरीके से, हमको दिखाया जा रहा था कि देखो ऐसा, लेकिन नेशनलिस्ट राइटिंग आने के बाद हमें काफी बदलाव आएंगे, हमारे थॉट प्रोसेस में, सब्जेक्ट में काफी बदलाव आएंगे। चलिए कहानी और आगे बढ़ाते हैं। तो नाउ, आरती मुजुमदार की हमने बात करी, साउथ इंडिया की हमने बात करी, राइट है ना। हमने समझा कि हाँ भाई ओवरऑल व्यू क्या था, कैसा था।
अब अगेन देयर आर सम मोर राइटर जैसे केपी जायसवाल हैं, राइट है ना। तो हाँ, तो जो है कहीं ना कहीं इंडियन डेस्पोटिज्म के खिलाफ इन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने बात करी है रिपब्लिक्स इन इंडिया, ये भी एग्जाम्पल अच्छा है, राइट, केपी जायसवाल। एक और ऐड कर लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है। इन्होंने बात करी है रिपब्लिक्स की, कि इंडिया में रिपब्लिक्स भी हुआ करते थे, मतलब समथिंग लाइक डेमोक्रेसी, इलेक्टेड हेड, कि हमने अपना राजा खुद चूज किया है। ऐसे गणसंघ हुआ करते थे, मैं पढ़ाऊंगा आपको इनके बारे में। तो गणसंघ की बात करी, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है केपी जायसवाल जी का, राइट है ना, कि हाँ इन्होंने रिपब्लिक्स की बात करी है, गणसंघ की बात करी है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम सिर्फ राजाओं के रूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। एंशियंट इंडिया में ये भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एंशियंट इंडिया में ये भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। यानी कि हमारे आंसर में जो है एक और बात इसमें ऐड हो सकती है कि भाई गणसंघ रिपब्लिक्स भी हुआ करते थे, राइट है ना। तो जब आप लिखेंगे कि भाई नेशनलिस्ट व्यू क्या था, तो सोशल हार्मनी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पॉलिटिकल साइड हम बात करेंगे कि सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे अपने राजा बहुत अच्छा रूल कर रहे थे, बहुत सारे रीजन्स में जैसे डेक्कन में सातवाहनास बहुत अच्छा रूल कर रहे थे, रिपब्लिक्स हुआ करते थे, राइट है ना, कि रिपब्लिक्स मतलब लोग अपना राजा खुद चूज कर रहे हैं, ऐसा भी होता था। प्लस हमने समझा कि हाँ दिस इज ऑल इंस्पायर्ड बाय नेशनलिज्म, राष्ट्र को लेके हम सारे लोग क्या हैं, इंस्पायर्ड है, राइट। नेशन को कहीं ना कहीं हम सब में ये फीलिंग है, इन राइटिंग्स में ये फीलिंग है कि ये भारत की कहानी, राइट ना। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा नेशनलिस्ट व्यू है। तो नाउ वी आर डन विद नेशनलिस्ट व्यू, राइट। हमने केपी जायसवाल जी की बात भी कर दी, राइट। कहानी और आगे बढ़ाते हैं। तो नाउ वी आर डन विद नेशनलिस्ट व्यू। कॉलोनियलिस्ट व्यू देख लिया, तो जुगलबंदी हमारी मेन तो देखो हो गई, यहां तक मेंस में पूछने के पूरे चांसेस हैं, राइट ना। सवाल बन सकता है, बिल्कुल सवाल यहां तक बन सकता है। नाउ अब इसमें थोड़ा सा जो है और ऐड करते हैं बातें, कि 1960 के बाद हम देखेंगे कि एक बदलाव आ रहा है, शिफ्ट टुवर्ड्स नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो हम आजाद हो गए 1947 में आजाद हो गए, तो वापस चलते हैं उसी टाइमलाइन पे। देखो जो मैं लिख रहा हूं कम से कम उतना लिखना है, राइट। तो हमने समझा कि हाँ ये जो व्यू है, ये व्यू टिल 1960s रहा है, 1960s। नाउ 1960s अब क्या है कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, अब ये अंग्रेज़ों को काउंटर करना ये भी ज़रूरी नहीं है, सोशल रिफॉर्म भी काफ़ी हद तक हो चुका है और करना है, बट फिर भी काफ़ी हद तक हो चुका है। अब क्या है कि अब एक न्यूट्रल व्यू की ज़रूरत है। अब तक 1960s तक जो डोमिनेट कर रही थी, 1960s तक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइड, पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत डोमिनेट कर रही थी। जब हम लोग अभी पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे थे कि अशोका एंड ऑल, वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा था। बट अब आज़ादी हो चुकी है, अंग्रेज जा चुके हैं, अब क्या ही उनकी बुराई करें, क्या ही नेशनलिस्ट व्यू रखें। तो अब जो बदलाव हो रहा है वो अब नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, आप ऐसा कह सकते हैं न्यूट्रल हिस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो 1960s के दौर से हम एक और ट्रेंड देखेंगे विच इज नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री। नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, और इसमें जो एक एग्जांपल मैं चाहूंगा कि आप ध्यान रखें इज ए.एल. बाशम। ए.एल. बाशम, राइट है ना। तो ए.एल. बाशम, एक और नाम ध्यान रख सकते हैं डी.डी. कौशाम्बी, दोनों लोग की बात करते हैं। तो ए.एल. बाशम और डी.डी. कौशाम्बी, राइट, दोनों की बात करते हैं कि दोनों क्या कह रहे हैं। तो नाउ तो यहां पे जो है ए.एल. बाशम जो है, ए.एल. बाशम बेसिकली अगेन ब्रिटिश हिस्टोरियन है, बट अब वो जो है किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देना है, किसी को समझाना नहीं है। तो यहाँ पे जो इनका व्यू है ये काफी न्यूट्रल सा व्यू है, राइट है ना। तो यहाँ पे जो ये लिखते हैं, दिस बुक इज वंडर दैट वाज इंडिया, ऐसा करके इन्होंने किताब लिखी, बहुत बढ़िया किताब है। कल्चर के लिए इनिशियली 2014-15 में हम लोग रेफर भी कर रहे थे, राइट है ना, कि चलो इसको पढ़ लेते हैं। बट अगेन मोटी सी किताब है, अगर यहीं दिख जाए मुझे तो दिखाता हूँ मैं, चलिए अभी मुझे नहीं दिख रही, बट यस। तो हाँ, तो एक जो है मोटी सी किताब है विच इज ए.एल. बाशम, ये रेफर कर रहे थे हम लोग, बट इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं कल्चर में, बट फिर भी इनकी बात करते हैं, किताब बहुत बढ़िया है। तो ए.एल. बाशम ने बहुत खूबसूरत एक बात कही, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि हिस्ट्री जो पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है हमारे अंदर क्यूरियोसिटी, कि हमें क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हमें उसमें से कुछ निकालना है, कुछ करना है, कुछ पॉइंट प्रूव करना है, ऐसा नहीं।
जो चीजें घट चुकी है वी शुड बी ओनली क्यूरियस अबाउट इट। तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तब कैसा होता था, जब हम लोग यहाँ रहते थे तब कैसा होता था, राइट है ना, जब वो लोग आए तो फिर क्या हुआ, राइट। तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हिस्ट्री सीखने का। और बहुत खूबसूरत बात है ये कि अगर आप क्यूरियोसिटी जगाएंगे कि हाँ भाई जो है आप जानने के इच्छुक हैं कि हुआ क्या था, देन हिस्ट्री विल मेक मच मोर सेंस टू यू। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे कि फिर ये फला राजा, फिर उसका भाई, फिर उसका भाई, फिर उसका राजा, राइट है ना, अगर रटने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप चीज़ों को पिरोने की कोशिश करेंगे, क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। तो उन्होंने एक किताब लिखी है द वंडर दैट वाज इंडिया। अब क्योंकि इनको कुछ प्रूव नहीं करना है तो किताब काफ़ी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, राइट है ना। इसमें एंशियंट इंडिया को देखने का नज़रिया मॉडर्न नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि एंशियंट इंडिया है, हम उसे आज के चश्मा लगाकर क्यों देख रहे हैं भाई, राइट है ना। तो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्यों देखना है। आज भले हम देखें कि हाँ भाई जो है फेमिनिज्म की बात हो रही है ना, आज जो है स्टेटस ऑफ वुमेन बराबरी की बात हो रही है, राइट, लेकिन ये सब मॉडर्न थॉट है, तब ये थॉट नहीं था। तो जो जमाना था उस हिसाब से देखो, उस जमाने में जो चीजें सही थी उसकी नजर से देखो, राइट ना, उसको जज मत करो, ऐसा था पहले तो था, उससे सीखो समझो, राइट। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू उसमें उन्होंने डालने से मना किया है कि वी डोंट नीड दिस मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। एंशियंट इंडिया के लिए या एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए एंशियंट पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, प्लस क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लस इनको मटीरियलिस्ट व्यू, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने उसकी खूब पढ़ाई करी है, उन्होंने बुद्धिज्म जैनिज्म खूब पढ़ा है, राइट है ना। तो हाँ, तो भाई क्यूरियोसिटी एंड प्लेजर, दो बातें कि आप क्यूरियस होने चाहिए और आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए, तब आप हिस्ट्री पढ़ पाएंगे। दिस इज AL Basham फॉर यू, है ना। अगेन ऐसा कुछ बहुत लिखना नहीं है, जस्ट एक कीवर्ड याद रखो कि क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ने को कहा है, और एक द वंडर दैट वाज इंडिया उनकी किताब है, दो ही बातें ध्यान रखने लायक है। दूसरा नाम आता है डीडी कौशाम्बी जी का। डीडी कौशाम्बी, नो डीडी कौशाम्बी जो राइटर हैं, ये जो राइटिंग है, दिस इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम मार्क्स राइटिंग। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कर रहे हैं मार्क्स की राइटिंग के साथ। अब ये क्या होता है भाई, थोड़ा समझा जाए। डीडी कौशाम्बी, तो डीडी कौशाम्बी कहीं ना कहीं क्या कहना चाहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स की राइटिंग है, कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग है समवेयर अराउंड 1848, इनकी जो राइटिंग है जिसमें से सोशलिज्म की बात निकलती है, मार्क्सिज्म की बात निकलती है, जो कि दुनिया में देखता है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जिनके पास पैसा है, दौलत है, और दूसरा जिनके पास दौलत नहीं है। दो ही तरीके के लोग होते हैं, हैव और हैव नॉट, राइट। अब ये जो हैव नॉट हैं, हैव नॉट को उन्होंने कहा है कि ये लेबर है, प्रोलिटेरियट है, राइट। इनको लेबर कहा है कि हाँ ये वो जनता है जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो लेबर है, प्रोलिटेरियट कहा गया। और सिमिलरली हैव जो है, हैव वो है जिनके पास पैसा है, तो इनको बोला है कैपिटलिस्ट क्लास है, बुर्जुआजी कहा गया है इनको, राइट है ना, कि कैपिटलिस्ट क्लास है। दिस इज मार्क्सिस्ट थॉट। अब डीडी कौशाम्बी कहते हैं कि हाँ ये जो थॉट है, तो एंशियंट इंडिया में भी अगर आप देखें तो जो वर्ण सिस्टम है, राइट, वर्ण सिस्टम, तो वर्ण सिस्टम में अगर शूद्र की बात हो रही है या जो लोअर सेगमेंट की बात हो रही है, लोअर सेगमेंट समवेयर इज रिलेटेबल और कनेक्टेड टू द लेबर क्लास, और जो अपर सेगमेंट है, बुर्जुआजी जो है, वो अपर सेगमेंट है, पैसे वाली जनता है, राइट। हाँ, तो इस तरीके से ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या डिफरेंशिएशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्क्स की टीचिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी है उन्होंने एंशियंट इंडिया की सोसाइटी को, कि एंशियंट इंडिया में जो हो रहा था, एंशियंट इंडिया की सोसाइटी या एंशियंट इंडिया की जो इकोनॉमी है, उसको रिलेट करने की कोशिश करी है कि जो मार्क्स ने कहा है कि सोसाइटी में ऐसा होता है, वही बात डीडी कौशाम्बी ने यहां पर रखी, राइट। कि कहीं ना कहीं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कैपिटलिज्म है, कि जो प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, प्रोड्यूस करता है लेबर, है ना। तो जो प्रोड्यूसिंग क्लास है, जैसे वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, तो प्रोड्यूसिंग क्लास जो है वो लेबर है, और जो एफ्लुएंट क्लास है, रिच क्लास है, वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि बुर्जुआजी है, राइट है ना। तो जो है पैसे वाली क्लास है। तो इसी को उन्होंने एंशियंट इंडिया से इन्होंने रिलेट किया। अभी वर्ण सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं, अगेन डू नॉट वरी, राइट है। तो ये बात इन्होंने रखी है, ये बात इन्होंने यहाँ पे रखी है। नाउ अब ये हमने बात करी यहां तक की, अब 1980s के आगे की कहानी अगर हम समझें,
तो धीरे धीरे जो आगे का डेवलपमेंट है, लेट्स से 1980s के बाद का जो डेवलपमेंट है, 1980s के बाद का जो डेवलपमेंट है, थोड़ा सा आप समझिए ऑब्जेक्टिव सा होने लग गया है। राइट है कि अब की जो राइटिंग है, जो लेटर राइटिंग्स हैं, वो काफी ऑब्जेक्टिव राइटिंग हो गई है। तो आफ्टर 1980s नाउ इसे रैंडम इमोशनल थॉट पे नहीं लिखा जा रहा है। तो एक तरह की जो राइटिंग यहां पे आ रही है 1980s, जो अभी के हिस्टोरियंस हैं 1980s, इसको भी दो पार्ट में देखा जा सकता है। कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो बहुत ऑब्जेक्टिवली लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव राइटिंग है, जैसे कि आर्कियोलॉजी क्या कह रहा है, राइट, जैसे कि जेनेटिक्स क्या कह रही है, जैसे कि जो है लिंग्विस्टिक व्यू क्या है, लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट के हिसाब से बताइए। कहने का मतलब कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए, वो रिलेट अगर हो रहा है लेट से किसी और व्यू से, लिटरेचर हो गया, कॉइन्स हो गए, है ना, कॉइन्स तो इधर आर्कियोलॉजी में डाल दो, किसी और व्यू, किसी और थॉट से अगर बात मिल रही है, अगर उसका कोई सब्सटैंशियल प्रूफ एग्जिस्ट करता है, इन दैट केस इसके बेसिस पे हिस्ट्री लिखी जा रही है। तो जो अभी के हिस्टोरियंस हैं वो बहुत ही ऑब्जेक्टिवली लिखते हैं कि हाँ भाई हमारे पास इस बात का प्रूफ भी है कि वहाँ किसी इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे जेनेटिक्स में भी ऐसा जो है जीन्स हमको मिल रही हैं, या फिर जो है कार्बन डेटिंग्स हमको ऐसा ऐसा कुछ पता चल रहा है। तो उसके कुछ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, जेनेटिकल प्रूफ, इस तरह के प्रूफ एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बेसिस पे जो है दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर डिस्कसिंग कि हाँ भाई इसके बेसिस पे दे आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ भाई सोसाइटी कैसी थी, राइट, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, ये डिस्कशन हो रहा है या, है ना। तो इसके बेसिस पे जो है सारा डेवलपमेंट हो रहा है, कल्चर कैसा था। तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव व्यू है कि हाँ कुछ प्रूफ है, कुछ बातें हैं, उसके बेसिस पे, तथ्यों के आधार पर जो है चीजें लिखी जा रही, राइट, है ना। नाउ अब अगेन रीजन भी है कि अब इस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो भी रहा है, हम बहुत सारी बातें पता कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं, राइट, है ना। जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे हम काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं, खुदाई बहुत सारी हो रही है, आर्कियोलॉजिकल जो है जो एक्सकवेशन में बहुत सारे हो रहे हैं। तो जैसा भी सिन्हौली कुछ दिनों पहले हुआ था, राइट, है, तो उससे बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। तो नाउ द पॉइंट इज कि हाँ इस तरह के डेवलपमेंट से रिलेट करके आज की हिस्ट्री लिखी जा रही है। दूसरा एक और जो व्यू जो है डेवलप हो रहा है इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये थोड़ा लेटेस्ट नैरेटिव है, एक नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो हमने अब तक बात करी, नेगेटिव साइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। राइट, अगेन रोल ऑफ रिलीजन को थोड़ा सा जो है, या आप ऐसा कह सकते हो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, या फिर एक ऐसा व्यू जिसमें रोल ऑफ रिलीजन को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। माना गया है कि धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यू ऐसा भी माना जा रहा है कि इस नेगेटिव वाले पॉइंट में एक और बात जो हम समझें कि पहले तो धर्म की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हाँ धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा ही हुआ था। अगेन देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक है आपका रिलीजन, राइट, है ना, एक है माइथोलॉजी और एक है हिस्ट्री, दो अलग अलग बातें। माइथोलॉजी इज अगेन जो है, माइथोलॉजी इज आर थॉट, यू कैन से इमोशंस, माइथोलॉजी इज अबाउट आर यू कैन से देर आर स्टोरीज, देर आर थिंग्स जो हमको इंस्पायर करती है, उसकी कुछ मॉरल लर्निंग है, कहीं ना कहीं जो हमारा एथिकल डेवलपमेंट है, वैल्यूज जो हम लोगों को मिल रही हैं, वो बहुत सारी माइथोलॉजिकल चीज़ों से भी आती हैं, राइट, है ना, माइथोलॉजिकल राइटिंग से भी आती है। यस, डन, है ना, पॉइंट सही है कि हाँ भाई रिलीजन हमको एथिक्स सिखाता है, मोरालिटी सिखाता है, वैल्यूज सिखाता है, रिश्तों की वैल्यू सिखाता है, बहुत सारी बातें सिखाता है। बट क्या माइथोलॉजी हिस्ट्री है? नहीं, माइथोलॉजी हिस्ट्री नहीं है अंटिल एंड अनलेस हमको प्रूफ ना मिले कोई, राइट, है ना। सही तरीका क्या होगा, है ना, ऑब्जेक्टिवली सोच के देखो, सही तरीका है कि वी शुड हैव सम प्रूफ, राइट, है ना, कुछ बेसिस होना चाहिए किसी चीज को जो है मानने के लिए कि हाँ भाई ऐसा सही में हुआ था, राइट, कहीं तो हुआ था, इसका कहीं ना कहीं कुछ प्रूफ होना इंपॉर्टेंट है। अगर प्रूफ नहीं है तो सिर्फ जो है ऑन द बेसिस ऑफ माइथोलॉजी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये बात सही है और ऐसा सही में हुआ था। अगेन आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, बट हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिवली पढ़ रहे हैं, आर एस शर्मा जी ने ऐसा लिखा भी है तो मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ, राइट, इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, डिस्क्लेमर इज ऑन, राइट, है ना। तो हाँ, तो डिस्क्लेमर ये है कि इस पूरे कोर्स के दौरान, क्योंकि हम एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं, तो इस पूरे कोर्स के दौरान बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जेक्टिवली पढ़ेंगे,
राइट, जिसमें जिसमें आई कोट द जो है ऑथर, राइट, ऐसा कोई मेरा पर्सनल व्यू नहीं होगा, बट इट माइट ऑफेंड, क्योंकि करंट फिलॉसफी जो चल रही है उसमें उसमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, राइट। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में ऐसी बातें कही जा रही हैं जो शायद आपको भी प्रभावित कर रही हो सकता है व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हों, है ना, घरों में ऐसी बहुत सारी बातें हो रही हों जो आपको प्रभावित कर रहा हो, पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। तो हो सकता है कुछ बातों से आप ऑफेंड हो जाए, राइट, है ना, बट यहाँ पे इंटेंशन आपका ऑफेंड होना या ना ऑफेंड होना नहीं है, इंटेंशन यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करना है कि यूपीएससी के लिए क्या राइटिंग चाहिए, क्या आप लिखोगे, वो सब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो लेट्स फोकस ऑन दैट, नॉट योर पर्सनल व्यूज। पर्सनल व्यूज आप जो जीवन में मानना चाहें आप मान सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। सुनाओ, तो एक दूसरा जो व्यू है कि जो भी कुछ गुड और ग्रेट है दुनिया में वो सब कुछ इंडिया में ही हुआ था। ये भी थोड़ा एक्सट्रीम व्यू है। ये कैसी बात हो गई कि दुनिया में जो भी कुछ अच्छा हुआ है पहले भारत में हुआ है? अरे हर देश यही मानता है, राइट, है ना। हर देश के लिए जो है ग्लोरिफिकेशन थोड़ा होता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ पहले भी अच्छा था, ये अच्छा था, समथिंग अच्छी बात है। बहुत सारा देखो डेवलपमेंट हुआ भी है, मैं ये नहीं कह रहा डेवलपमेंट नहीं हुआ। बहुत सारी जैसे जो है मेडिसिन में, मैथ में, एस्ट्रोनॉमी में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरक्की कर ली थी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बट क्या सब कुछ ही कर लिया था, है ना? दुनिया में सब कुछ जो हुआ सब हम ही ने किया? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, राइट। बहुत सारे देशों का कॉन्ट्रीब्यूशन और चीज़ों में है, राइट, है ना। चाइना में कंपास बना था, कहीं और बारूद बना था, हाँ तो ठीक है भाई, जो है और भी डेवलपमेंट हुए हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि दुनिया में जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ अच्छा हुआ है, बढ़िया हुआ है, सब भारत में हुआ है, राइट। ये जो व्यू लेके हिस्ट्री लिखी जा रही है, ये भी क्या है, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम व्यू है। और ये भी कहना जो है ठीक नहीं है ना, ये भी ऐसे भी कहना ठीक नहीं है। दूसरा एक और जो है रिलीजन से ही हम और कनेक्ट करें तो एक और जो व्यू है कि कहीं ना कहीं कम्युनल हिस्ट्री भी लिखी जा रही है, राइट, है ना। यहाँ कम्युनल व्यू भी आ गया है कि हमारा ही धर्म सर्वोपरि है, राइट, है ना। सबसे बढ़िया धर्म यही है। तो ये जो कम्युनल व्यू है इसमें सारी चीजें जो है मिथ के ऊपर, लेजेंड्स के ऊपर, है ना, कि हाँ कहीं ऐसी कहानी सुनी थी उसके ऊपर बेस्ड है ना। और उसमें क्या है कि रोल ऑफ रिलीजन को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया है कि हाँ धर्म में ही ऐसा हो रहा था, धर्म ही बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई धर्म बढ़िया नहीं है, धर्म अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। धर्म हमको सारे धर्म बहुत कुछ सिखाते हैं। कुछ चीज़ों जैसे हिंदुज़म में बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं, राइट, है ना। तो हर धर्म कुछ अच्छी बातें सिखाता है, लोगों को वैल्यू सिखाता है, राइट, मोरालिटी सिखाता है, बढ़िया है। हाँ, लेकिन ये समझना कि हाँ यही सबसे बढ़िया है और इसी से पूरी हिस्ट्री गवर्न हो रही है, ये अगेन थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रापोलेशन है, एग्जैजरेशन है। तो इस व्यू से भी हिस्ट्री लिखी जा रही है, इस व्यू से भी हिस्ट्री लिखी जा रही है। अब सिर्फ जबरदस्ती बिना किसी प्रूफ के ये बात मान लेना कि आर्यंस जो हैं वो इंडिया में ही हुए थे, कहीं से माइग्रेट नहीं हुए हैं, ये बात अजीब है, राइट, है ना। कि हाँ भाई ऐसा क्या अपने मन से, क्योंकि हमारा मन कह रहा है कि हमें लगता है, दिल हमारा कहता है कि हाँ जो है आर्यंस इंडिया में ही हुए थे, उनका माइग्रेशन कहीं से नहीं है। जबकि जेनेटिक व्यू, आर्कियोलॉजिकल व्यू, इंस्क्रिप्शनल व्यू सब इस बात की तरफ जो है इशारा करते हैं कि आर्यंस माइग्रेशन हुआ है, आर्यंस बाहर से आए हैं, राइट। ये सारे प्रूफ इसके जो है साथ हैं कि आर्यन माइग्रेशन हुआ है। लेकिन हमारा दिल ऐसा कह रहा है, ये कौन सा लॉजिक हुआ कि हमारा मन ऐसा कह रहा है ना, कि हाँ पता चला कोई पर्सन है यूट्यूब पे आया जिसका हिस्ट्री से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान दे रहा है कि हाँ भाई जो है आर्यन माइग्रेशन तो हुआ ही नहीं था, आर्यन तो ओरिजिन ही यही है। अब ये दिल को अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है, जो अच्छा लगे, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, है ना, डू इट, वो बात नहीं है। हमें क्या व्यू रखना है, हमें ऑब्जेक्टिव व्यू रखना है कि जिसका हमारे पास प्रूफ है, विच मेक सेंस, विच इज लॉजिकल। तो हमें रैशनैलिटी पे ध्यान देना है, हमें लॉजिक पे ध्यान देना है कि लॉजिकली ऐसा सही साउंड हुआ है, राइट। तो जब मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ओवरऑल इस लॉजिक को डेवलप करने की कोशिश करूंगा कि जो भी कुछ हो रहा है वो लॉजिकली ऐसा हो रहा है, रैंडम नहीं कि हाँ जो है ये सीधे एकदम से प्रकट हुए, राइट ना, फिर ऐसा हो गया, नहीं, ऐसा रैंडम नहीं है। हर चीज के पीछे सीक्वेंस है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, हर इवेंट अगली इवेंट की तरफ इशारा करेगी, तब हिस्ट्री विल मेक सेंस। रैंडमली एकदम से जमीन से निकला कोई, राइट, या आसमान से जो है कूदा कोई, ऐसा जो है नहीं होता है, और ऐसा हमारी हिस्ट्री में, इस पूरे कोर्स में ऐसा नहीं होगा, राइट। हाँ तो जो है ये हम जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इस लॉजिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे। सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर। तो ये हमने बात का व्यू समझा कि 1980s, और हमने व्यू समझा कि हिस्ट्री राइटिंग होनी भी कैसी चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, किसी भी चीज को ओवर एग्जैजरेट हमें नहीं करना चाहिए। तो जो है दिस वाज ऑल अबाउट योर कम्युनल अप्रोच, हम लोगों ने डिस्कस किया। अब कम्युनल अप्रोच में मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, इफ यू वांट टू रीड यू कैन गो अहेड, राइट, है ना। जितनी बात हमें कहनी थी, सफिशिएंट बातें हमने कर ली, राइट, है। तो यस, तो लेट्स गो अहेड।
सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो हमने बात करी सबसे पहले कॉलोनियल व्यू की कि अंग्रेज क्या चाहते थे, राइट ना। सबसे पहले हमने कॉलोनियल व्यू समझा कि अंग्रेजों की ज़रूरत क्या थी और उसके हिसाब से जो है कौन कौन आया। तो मैक्स मूलर का हमने नाम सुना, वी ए स्मिथ का नाम सुना और हमने समझा कि भाई वो लोग क्या क्या बता के गए। तो एक जनरलाइजेशन हमने समझा कि हाँ ये हमारे बारे में जनरलाइज किया गया। दूसरी बात हमने क्या समझी, दूसरी बात हमने समझी नेशनलिस्ट अप्रोच। नेशनलिस्ट अप्रोच में जो है एक तो सोशल रिफॉर्म पे उन लोगों ने फोकस किया, राइट है ना, कि भारत में जो इश्यूज हैं तो मोस्टली जैसे आरजी भंडारकर इज अ सोशल रिफॉर्मर, काड़े जी वाज अ सोशल रिफॉर्मर, सॉरी। तो सोशल रिफॉर्म वाज द मेजर मुद्दा, राइट है ना, कि हाँ उस पर ज्यादा फोकस उन्होंने किया। उसके अलावा पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत सारी लिखी गई जिसमें ये समझाया गया कि भाई हम लोग पॉलिटी में भी उतने ही उस्ताद रहे हैं, राइट है ना, चाहे वो अशोक का टाइम रहा हो, चाहे वो रिपब्लिक्स रहे हो, हर तरीके से हमने जो है महारत हासिल करी हुई थी। तो दूसरा फोकस हमारा सेल्फ गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री था, जिसे हमने समझा कि हम पॉलिटिकली भी उतने ही स्ट्रांग। उसके अलावा हमने एक न्यूट्रल व्यू लिया नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, एक न्यूट्रल व्यू लिया ए एल बाशम जी का कि भाई क्यों ही दुनिया भर का दिमाग उसमें लगाना है, मॉडर्न व्यू लगाना है, राइट, रिलीजन लगाना है, नहीं, क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ो, प्लेजर के साथ पढ़ो, मजा आएगा, राइट है ना। उसे एंशिएंट की नज़र से देखो, अच्छा लगेगा, मॉडर्न की नज़र से मत देखो। ये हमको समझाया ए एल बाशम जी ने। फिर हमने बात करी डी डी कौशाम्बी जी की, जो कि मार्शियन व्यू था, राइट, मार्क्स की जो है फिलॉसफी के ऊपर बेस करके उन्होंने हिस्ट्री लिखी, डी डी कौशाम्बी। और फिर हम लास्ट में बात कर रहे थे कम्युनल अप्रोच का कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री को छोड़ के हम लोग जो है कम्युनल हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारी राइटिंग्स आजकल ऐसी भी लिखी जाती हैं जिसमें रिलीजन का, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो रोल है उसको एग्जैजरेट कर दिया जाता है। तो ये इस चैप्टर की पूरी कहानी थी। इसमें अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज़्यादा इसे इंपॉर्टेंट नहीं मानता, लेकिन हाँ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी राइटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी अगर आपको ये व्यू समझ में आते हैं, राइट है ना। तो ये चैप्टर मेनली समझने का चैप्टर था। मेंस में बढ़िया जो है सवाल बन सकते हैं, मेंस में सवाल बन सकते हैं, राइटिंग हो सकती है। बहुत सारी बातें जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब भी कनेक्ट होगी, राइट है ना, कि हाँ भाई मैक्स मूलर किस दौरान में है, कब की बात हो रही, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश राज की बात हमने करी, तो हाँ तो ये बातें और ज़्यादा कनेक्ट होंगी आगे जाके, राइट है ना। तो उम्मीद है कि ये दूसरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ना तो जो है लिखो कमेंट में कि हाँ भाई समझ में आया, क्या किया आपने, प्लस नोट्स बनाए कि नहीं, जो जितना मैंने लिखा है उतना लिखना है। दूसरा, ये आपके जो है ओनली आईएएस वाली बुक में नहीं है, राइट है ना। दिस इज अगेन एडवांस डिस्कशन, आंसर राइटिंग में हेल्प करता है, ऐसा कोई बहुत कोर पार्ट जो है ये नहीं है। बट हाँ पहले 2-3 जो पेजेस आप पढ़ सकते हैं यूपीएससी वाला के इसके साथ भी, राइट। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की अगर कहीं पे प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, प्लस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस इज समथिंग आई वांट टू नो। अटेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंडेंस आपको मार्क करनी है, राइट है ना। आपने कंप्लीट कर लिया चैप्टर, ये भी मार्क करना है कमेंट सेक्शन में। बाकी आई रीड द कमेंट सेक्शन अगेन, है ना। कुछ भी ऐसा इशू है तो आई गेट बैक टू यू। दूसरा टेलीग्राम पे आई शेयर बोथ द पीडीएफ्स, तो ये दोनों जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, आगे कहानी बढ़ाएंगे। पहले 6 चैप्टर जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा एडवांस डिस्कशन है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक भी है एडवांस भी है, दोनों बातें, राइट। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। बाकी पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।